हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनडिफीटेड गॉड। चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है। जो अबिस है वो एक ऐसी जगह जहाँ पे काउंटलेस कॉन्स्टलेशन और मॉन्स्टर घूमते फिरते रहते हैं। ये एक ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा लड़ाई होती रहती है और बहुत ज्यादा क्योस होता है। इसमें हमें एक वॉरियर दिखाई देता है जो कि ऐसे तैर रहा होता है स्पेस में, और वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम होता है द 7 हेडेड ड्रैगन ऑफ डिसऑर्डर। वो उस वॉरियर की तरफ अटैक करने लगे होते हैं। वो जो वॉरियर होता है वो अपना अटैक यूज करता है और उस 7 हेडेड ड्रैगन की तरफ पंचेस को थ्रो करता है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है, वो कुछ नोटिस करता है। वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ गया होता है जिसका नाम डिवोर्वर ऑफ प्लेनेट होता है, वोल्गोन। फिर हम बताया जाते हैं जो मॉन्स्टर्स हैं ये अपनी इंडिविजुअल टेरिटरीज को कंट्रोल करते हैं। वेल, जितना कि इनका एरिया है वो पूरे एबिसिस में राज करते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया पे। फिर उस जो दो मॉन्स्टर्स की फाइट में एक और बीस्ट आ जाता है और यहाँ पे ऐसे जो ऑलरेडी चैलेंजिंग बैटल होती है उसमें मॉन्स्टर इंटरफेयर कर सकते हैं। जो वॉरियर होता है उसे थ्रेड से बांध लिया होता है उस मॉन्स्टर ने, और वो एक स्पाइडर टाइप होता है जिसका नाम होता है मास्टर ऑफ डायमेंशनल होल आईडीओ। वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है उस वॉरियर की तरफ। वो वॉरियर स्माइल करता है। फिर हमें एक सीन को दिखा देता है। वो वॉरियर बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि 300 साल हो गए हैं। ये बड़ा ज्यादा आसान होता अगर मैं इन्हें इंडिविजुअली हराता तो। इन सभी को साथ में डील करने के लिए मेरे को बड़ा टाइम लग गया। अब मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा अर्थ में वापस जाने के लिए। वेल, उसने सभी मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया होता है। फिर उसे फिर से मैसेज सुनाई देता है कि जो वर्ल्ड है वो रेजोनेंस कर रहा है। वेल, शेक हो रहा थोड़ा सा। तुम्हारी जो नॉलेज है एग्जिस्टेंस का वो इंक्रीज हो रहा है। तुम्हारी जो पावर है एज अ कॉन्स्टलेशन वो भी इंक्रीज हो रही है। इसे ये मैसेज आ रहे होते हैं। फिर हम बताया जाता है जो कॉन्स्टलेशन होते हैं, जब अर्थ पहली बार कनेक्ट हुई थी अबिस के साथ तो ह्यूमैनिटी ने लर्न किया जो कहानियां होती हैं, मिथ होती हैं, वो नॉर्मली पुरानी ओल्ड फैंटेसीज नहीं थी। जो बातें पहले होती थी एक्चुअल में गॉड्स के बारे में वो सच थी। जिन्हें कॉन्स्टलेशन बोला जाता है उन्हें इंसान एज अ गॉड सोचते थे। जब वो अर्थ पे उन्होंने इन्वेजन किया तो उन्होंने काउंटलेस गिफ्ट्स लाए अपनी ब्लेसिंग के रूप में और अपने फॉलोवर्स को उन्होंने इंक्रीज किया। जितनी ज्यादा सोल्स उनमें बिलीव करती थी उतनी ज्यादा जो कॉन्स्टलेशन की अथॉरिटी या पावर वो इंक्रीज होती है। जो कॉन्स्टलेशन है वो एक दूसरे की टेरिटरीज को ऐसे भी इवेड करते थे, एक दूसरे की टेरिटरीज पे अटैक करते थे अबिसिस में। पर अर्थ के अंदर 10 बिलियन से ज्यादा सोल्स हैं। वो उनके लिए गोल्ड से भरा हुआ माउंटेन है। उन कॉन्स्टलेशन में काफी ऐसे भी हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं अर्थ को बाय फोर्स, ब्लेसिंग से नहीं। और वो जो एग्जिस्टेंस है उन कॉन्स्टलेशन की वो बड़ी ज्यादा गंदी है। वो इविल कॉन्स्टलेशन में काउंट होते हैं। और ये जो पर्सन है नहीं, ये जो कॉन्स्टलेशन है ये यहाँ पे उनके प्लान्स को प्रिवेंट करने के लिए आया है। वो जो वॉरियर होता है वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहा होता है। ये यंग कॉन्स्टलेशन है यूनसियोंग चोई। वेल, हमें यूनसियोंग ही बोलेंगे। वो कुकिंग कर रहा होता है और फ्लिप करता है अपने खाने को, वेल पैन में मीट को। उसका नाम होता है द अनडिफिटेबल एविटार ऑफ ट्रेनिंग। तो उसे कोई आवाज डालता है, वो बोलता है मास्टर ये कैसा फ्राइंग पैन है। वो वॉरियर बोलता है वेल ये एक ऐसा फ्राइंग पैन है जो एडमेंटियम से बना है। वो जो इंसान होता है बोलने वाला वो गोबलिन होता है साथ में। वो बोल रहा होता है कि जो प्लेनेट डिवॉर्बिंग बीस्ट है वो एक ऐसा बीस्ट है जो कि कॉन्स्टलेशंस को भी डराता है। तुम उसके मीट को कैसे ऐसे कुक कर सकते हो। वेल, वो जो गोबलिन होता है वो किंग होता है गोबलिन किंगडम का जिसका नाम है ग्रेट मेज ओडाइगोन। ओडाइगोन बोल रहा होता है ये कैसा बटर है, मैं कुछ अजीब से मैजिक को सेंस कर पा रहा हूँ इससे। ये एक फॉलोवर है अनडिफीटेड एविटार ऑफ ट्रेनिंग का। यूनसियोंग बोलते है कि वेल इसका नाम क्या था। हाँ, एक कॉन्स्टलेशन था जो कि काऊ की तरह दिखता था। मैंने उसकी जान को छोड़ दिया और बदले में मैंने उससे मिल्क ले लिया। ओडिगोन बोलता है क्या तुमने एक और कॉन्स्टलेशन से फाइट की। यूनसियोंग बोलता है हाँ, मैं काफी ज्यादा भूखा था उस टाइम पे। मैंने अपना सारा टाइम उसी के ऊपर लगाया था ताकि मैं अच्छे इंग्रेडिएंट्स को फाइंड कर पाऊँ कुक करने के लिए। तो यही मेरी एक हॉबी है जो मैं 10,000 सालों से रखी है मैंने एक अबिस में, और वो कुकिंग ये है। मेरे पास और कोई हॉबी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा प्रीशियस इंग्रेडिएंट है। और ये जो नाइफ्स और चम्मच को ये यूज कर रहा है ये ओरिक्लम से बने हैं। वेल, ये एक बहुत रेयर मेटल होता है। यूनसियोंग बोलता है पर ये हमारा फर्स्ट टाइम है ना 300 सालों में मीट खाना, चलो ट्राई करते हैं। ओडिगोन सोच रहा होता है एक कॉन्स्टलेशन दूसरे कॉन्स्टलेशन से फाइट कर रहा है वो 1-on-1, और उसने मिल्क एक्सेप्ट किया बैटल प्राइज में। एक दूसरे की लाइफ नहीं ली और उसकी टेरिटरी भी नहीं ली। मास्टर सच्ची बड़ा ज्यादा अजीब है दूसरे कॉन्स्टलेशन से। यूनसियोंग खाता और बोलते तो परफेक्ट है। वो बोलता है आओ यहाँ पे और खाओ इसको। ओडिगोन बोलता है कि ये इतना ज्यादा प्रीशियस फूड है। फिर वो ले लेता है प्लेट को और बोलता है शुक्रिया। वो जैसे मीट को अपने मुंह में डालता है तो उसकी आईज स्पार्कल करने लगती हैं और इसे एक मैसेज आता है कि तुमने एक कॉन्स्टलेशन स्टीक खाया है। उसकी आईज और मुंह से एनर्जी निकल रही होती है। उसके हाथ में फायरबॉल अपीयर हो जाता है और उसे फिर से मैसेज आता है कि जो एडमेंटियम ने मैजिक इम्ब्यूडेड जूस को ट्रैप किया हुआ था मीट के अंदर, और जिसकी वजह से तुम्हारा जो मैजिक पावर वो इंक्रीज हो रही है। और जो कॉन्स्टलेशन का बटर है जिसे तुमने खाया उससे तुम्हारी मैजिक पावर और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तुम्हारा जो माना सर्कल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से घूम रहा है और माना को चैनल कर रहा है तुम्हारी बॉडी में। तुम्हारा जो माना सर्कल है वो फ्रेशली ओपन हो गया है। ओडिगोन हंस रहा होता है बड़ा अजीब तरीके से और बोलता है कि मास्टर ये फूड तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी है, तो बेस्ट है। वो हंस रहा होता है और यूनसियोंग सोचता है ये क्या कर रहा है, ऐसा क्या हो गया इसके साथ। मेरे को सच्ची मुझे समझ नहीं आता ये गोबलिन का मन क्या है, ऐसा क्या है, ये क्या करता रहता है ये। यूनसियोंग बैठा होता है ऊपर स्पेस की तरफ देख रहा होता
है और बोलता है कि मुझे अर्थ की बड़ी ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि 10,000 साल अबिस में बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। फिर वो एक टाइम पे वेट्स को लिफ्ट कर रहा होता है और पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे एक इंसान बोलता है कि यूनसियोंग तुम बेंच प्रेस क्यों कर रहे हो? यूनसियोंग बोलता है कि सर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। वो जो इंसान होता है वो थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पर तुम लिटरेचर की क्लास में ऐसा क्यों कर रहे हो? तो एक इंसान बोलता है कि टीचर छोड़ दो, सभी टीचर्स इसे बोलते नहीं अब, क्योंकि ये मानता किसी की नहीं है। तो स्टोरी कंटिन्यू होती है कि हमें उस टाइम का सीन दिखाई देता है जब यूनसियोंग सिर्फ एक ह्यूमन ही था। कॉन्स्टलेशन बनने से पहले उसकी कहानी क्या थी, और जब वो कॉन्स्टलेशन नहीं बना था, अनडिफीटेड एविटार ऑफ ट्रेनिंग नहीं बना था। ये एक ऐसा इंसान था जो कि स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था जब से वो यंग था तब से, क्योंकि इसके पेरेंट्स नहीं थे और ये खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो इसने सोचा कि स्ट्रॉन्ग बन के ही कुछ होगा। हर दिन ये चाहता था कि ये कल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर हमें बताया जाता है कि यूनसियोंग चोई जो है वो C+ रैंक हंटर है और ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है। फिर हमें बताया जाता है हंटर ये एक न्यू जॉब है जो कि वर्ल्ड में फाइंड हुई थी, जब मतलब जो वर्ल्ड है वो अबिस से कनेक्ट हुआ था। ये एक ऐसी जॉब है जिसमें पीपल्स को प्रोटेक्ट करना होता है डंजन्स और मॉन्स्टर्स से। जो कोर्स और आइटम्स गिरती हैं जब भी किसी मॉन्स्टर को मारते हैं तो वो बड़े ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। आर्टिफैक्ट्स जो मिलते हैं डंजन से वो तो ऐसे होते हैं जिनका कोई प्राइस ही नहीं है, वो बड़े ज्यादा प्राइसलेस होते हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया एज अ हंटर बनने के लिए, क्योंकि वो अपना नाम बनाना चाहते थे। और यूनसियोंग के पास कुछ भी नहीं था खोने के लिए, तो वो भी था उनमें से एक हंटर। एक इंसान बैठा होता चेयर पे, वो बोल रहा होता है यूनसियोंग। यूनसियोंग बोलता है हाँ बोलो लीडर। वो इंसान बोलता है कि तुम थोड़ा सा रेस्ट क्यों नहीं करते हो? जो डंजन्स हैं जिनमें B रैंक मॉन्स्टर होते हैं वो बड़े ज्यादा खतरनाक होती हैं, और तुम ऊपर से C रैंक के हो, तुम कैसे हैंडल कर सकते हो उसे? जो C रैंक के जो हंटर्स होते हैं वो C रैंक की डंजन्स में जाते हैं और वहां पे भी इंजर्ड हो जाते हैं। B रैंक तो कुछ ज्यादा ही है। स्किल्स, आर्टिफैक्ट्स और टेक्निक जो डंजन से मिलती है वो अच्छी होती हैं, पर चाहे तुम कुछ भी करो पीपल वीक होते ही हैं। यूनसियोंग बोलता है कि हमें स्ट्रॉन्ग डंजन्स के ऊपर एम नहीं करना पड़ेगा अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। तो वो इंसान बोलता है कि तुम अपनी लाइफ के बारे में जरा केयर नहीं करते हो, तुम्हारे पास तो लवर भी है। यूनसियोंग बोलता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो इंसान बोलता है कि मुझे माफ कर दो, पर तुमने अब क्या किया? ऐसा तो नहीं है कि तुम वियर्ड हो? यूनसियोंग बोलता है कि उसने मुझे बोला कि तुम एक मॉन्स्टर क्यों नहीं डेट कर लेते, क्योंकि मैं हमेशा ट्रेन ही करता रहता था, मैं उससे मिलता नहीं था और जरा भी। वो इंसान चुपचाप सुन रहा होता है वेल डिसअपॉइंट होके। यूनसियोंग फिर कंटिन्यू करता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी जरा भी फीलिंग नहीं थी उसके लिए, हम सिर्फ अच्छे थे एक दूसरे के लिए। वो इंसान अपने सर पे हाथ मारता और बोलता तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। फिर हमें एक डंजन का सीन दिखा देता है। एक एक्सप्लोजन होती है और एक मॉन्स्टर यूनसियोंग की तरफ आ रहा होता है। एक इंसान बोलता है यूनसियोंग ध्यान से। वो जो मॉन्स्टर होता है वो यूनसियोंग के बिल्कुल सामने आ जाता है। यूनसियोंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है। यूनसियोंग उसके अटैक्स को रोक रहा होता है और उसे मार रहा होता है। उसे फाइट करते हुए कुछ वॉरियर्स देखते हैं। वो बोलते हैं कि मार्शल आर्ट यूजर को बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है ना फाइट करने के लिए। तो एक बोल रहा होता है हाँ ये टैंक करने के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, इनका डैमेज कुछ भी नहीं है मैजिक यूजर के कंपैरिजन में। एक बोल रहा होता है कि कैसे इसने मार्शल आर्ट चूज किया। दूसरा बोलता है इसे एक मार्शल आर्ट स्क्रॉल मिला हुआ था एक दिन डंजन में, किसी ने भी टच नहीं किया क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उसमें, सभी मैजिक रिलेटेड स्किल्स में इंटरेस्टेड थे। और यूनसियोंग ने उसे ले लिया और वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने लग पड़ा उससे। फिर हमें बताया जाता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कुछ भी बोले, यूनसियोंग को जरा भी बुरा नहीं लगता है मार्शल आर्ट्स ट्रेन करना। ऐसे जरा भी कूल नहीं है और कंफर्टेबल नहीं है मैजिक के लिए, पर ये एंजॉय करता था कि ये खुद को देख सकता है ये कैसे इंप्रूव करता है हर बार जब भी वो ट्रेन करता था। ऐसे तो इसमें कोई रिग्रेट्स नहीं थे, पर किसी टाइम पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग होता ही था। फिर हमें सीन दिखाया जाता है वो 2:20 तक ट्रेन कर रहा होता है। यूनसियोंग सोच रहा होता है इनफ नहीं है, मैंने इतना ज्यादा हार्ड ट्रेन किया पर मैं सिर्फ C+ रैंक तक ही पहुंच पाया हूँ। और वैसे बात ये भी है कि काफी ज्यादा पीपल स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए मार्शल आर्ट्स को यूज करके। फिर यूनसियोंग अपनी आइज को क्लोज करता है और सोच रहा होता है कि आंसर यही है कि मैं ट्रेन करूं और ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा मुश्किल हो मैं उतना ज्यादा ट्रेन करूंगा। वो अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। वो अपने ड्रीम में भी ट्रेन कर रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे भी ट्रेन करते हो? यूनसियोंग बोलता हाँ। वो आवाज बोलती है कि तुम्हें पता क्या तुम ड्रीम देख रहे हो है ना? यूनसियोंग बोलता अब तुमने बोला तो मुझे लग रहा है, पर इसको हम इमेज ट्रेनिंग की तरह भी काउंट कर सकते हैं। वो आवाज चुप हो जाती है। यूनसियोंग बोलता तुम कौन हो? तो वो फिर एक लाइट चमकती है और वहाँ पे एक गोडेस आ जाती है। वो बोल रही होती है कि यूनसियोंग। वो हवा में होती है और यूनसियोंग उससे देख के हैरान होता है। वो बोल रही होती है कि मैं एक कॉन्स्टलेशन हूँ अबिस की, मेरा नाम गोडेस ऑफ बैलेंस है जो आगे की तरफ मूव करती है। वेल नाम बहुत अजीब सा है। मुझे पता तुम काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो। मैं तुमसे ज्यादा टाइम के लिए बात नहीं कर सकती तो मैं स्ट्रेट पॉइंट पे जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। यूनसियोंग बोलता है कि हाँ चलो जल्दी से बना लेते हैं। गोडेस लगी होती है बोलने की हाँ मुझे पता है कि तुम बड़ा कंफ्यूजन में होगे कि मैं ऐसे कैसे आगे तुम्हारे पास मिलने के लिए, क्योंकि मैं एक कॉन्स्टलेशन हूँ। फिर बोलती है रुको क्या बोला तुमने, तुम करोगे ऐसा?
यूनसिंग बोलता हाँ। गोडेस हैरान होती है और बोलती क्या तुमने पूछा क्यों नहीं मेरे को कि क्यों कैसा कॉन्ट्रैक्ट और क्यों करना है। यूनसिंग बोलता है अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को लूंगा तो मैं पावरफुल बन सकता हूँ है ना। गोडेस बोलती है हाँ पर यूनसिंग बोलता है तो सिर्फ मेरे को यही चीज चाहिए पर तुमने मुझे क्यों चूज किया। अर्थ में और भी काफी ज्यादा हाई रैंकिंग हंटर्स है जो कि ज्यादा फेमस है। गोडेस बोलती तुमने मेरा टाइटल रीड किया है ना। जो पावर मेरी गोडेस ऑफ बैलेंस जो आगे की तरफ मूव करती है वो ये है कि मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। वो फिर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है और उसका हाथ ग्लो करने लग पड़ता है। वो बोलती है कुछ ही सालों में एक बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजर अर्थ को अप्रोच करेगा। जो इविल कॉन्स्टलेशन है वो अपने सर्वेंट्स को स्टार्ट करेंगे अर्थ में सेंड करना और जब वो दिन आएगा तो तुम्हें बड़ी ज्यादा याद आएगी उन मॉन्स्टर की जो तुम डंजन्स में पाते थे क्योंकि अर्थ में बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स इन्वेड करेंगे और जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था जो की है उस फ्यूचर की डेंजर को रोकने के लिए वो तुम हो। यूनसिंग बोलता क्या मैं। गोडेस बोलती अगर हम पूरी तरह से सही तरीके से बोले तो मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो ही होगा ये पॉसिबल। ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। यूनसिंग हैरान होता है। फिर हमें बताया जाता है कि अभी के टाइम पे जो गोडेस है बैलेंस की जो कि आगे की तरफ मूव करती है वो बड़ी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि कौन पागल हंटर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा। तो गोडेस बोल रही होती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक सी ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद ही तुम मेरे सर्वेंट बन सकते हो। यूनसिंग हैरान होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो गोडेस ऑफ बैलेंस जो आगे की तरफ मूव करती है वो भी मतलब कम्प्लीटली श्योर नहीं है खुद। क्योंकि कॉमन सेंस की बात की जाए तो कोई भी हंटर ऐसे इस बेकार से कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कंडीशन ही बहुत ज्यादा पुअर है क्योंकि सबसे ज्यादा बेकार अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कॉन्स्टलेशन के साथ तो वो पूरी तरह से बाउंड हो जाते हैं उनसे और जो भी सोल होती है किसी इंसान की वो कॉन्स्टलेशन से बाउंड हो जाती है और तुम एक स्लेव की तरह हो जाते हो। तुम्हारी जो लाइफ होती है उसे कॉन्स्टलेशन रिस्ट्रेन करता है। जिसके रूल्स होते हैं वो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ते हैं चाहे कुछ भी हो। जैसे फिर हम एक बैकग्राउंड में सीन दिखा देते हैं कॉन्स्टलेशन कुछ गिफ्ट दे रहा होता है सर्वेंट को। वो बोलता है क्या तुम मेरे सर्वेंट बनोगे। उसने एक बॉल पकड़ी होती है हाथ में जिसमें लिखा होता है पावरफुल स्ट्रेंथ मैजिक। जब जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब उसका जो हंटर रैंक है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वो बोल रहा होता है कि और तुम और भी ज्यादा बेनिफिट्स को रिसीव करोगे। फिर हमें बताया जाता है कि जो कॉन्स्टलेशन है उसके पास कोई भी पेशेंस नहीं होती है और उनका जो कॉम्पिटिशन होता है सर्वेंट्स को पाने का वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है और जो हंटर्स है जिन्हें वर्ल्ड्स के मैटर के बारे में पता है तो वो मना ही कर देंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को क्योंकि इसमें ना ही कुछ मिल रहा है हंटर को ना ही कुछ मतलब वो पा रहा है। उसे सिंपली ट्रेन करना पड़ेगा और बाद में भी वो सर्वेंट ही बनेगा। यूनसिंग बड़ा खुश होता है और बोलता है किस तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मुझे। फिर हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसा हंटर है जिसे कुछ भी नहीं पता वर्ल्ड के बारे में। वो गोडेस चुप होती है। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक एबिस में ट्रेनिंग सेंटर को फॉर्म किया है क्रिएट किया है और तुम्हें ये पता होगा कि जो एबिस में टाइम है वो डिफरेंटली फ्लो करता है अर्थ के मुताबिक। तुम वहाँ पे अकेले में ट्रेन करोगे 10 नहीं 100 सालों के लिए 100 से ज्यादा सालों के लिए और जब तुम मेरे साथ आओगे तो तुम वापस नहीं जा सकते हो। यूनसिंग बोलते तो इसका क्या मतलब ये रूम है जैसे ड्रैगन बॉल में होता था। वेल ड्रैगन बॉल में जैसे एक टाइम चैम्बर होता था जहाँ पे वो ट्रेन करते थे। अगर तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। गोडेस बोलती है वो क्या चीज है। यूनसिंग बोलते वेल कुछ नहीं। वो सोच रहा होता है कि हाँ अब मुझे लग रहा है ये सेंस बना रहा है जो सीक्रेट्स है हंटर के स्ट्रॉन्ग बनने के वो पक्का ही कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि वो ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बिना कुछ किए। वेल ये नमूना है। वो सोच रहा तो इसका क्या मतलब बाकी जो सर्वेंट्स है कॉन्स्टलेशन के उनको भी ऐसा करना पड़ता है। फिर हमें बताया जाता है कि वेल वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने से ही। गोडेस बोल रही होती है मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल है डिसीजन तुम्हारे लिए और मैं समझती हूँ उसे। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है एक ह्यूमन के लिए। गोडेस बोलती है मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। तो यूनसिंग उसे रोक देते और बोलते हाँ मैं करूंगा। गोडेस बोलती क्या तुम श्योर हो तुम ज्यादा टाइम के लिए सोच सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे डिसाइड करोगे इतने ज्यादा आसानी से। यूनसिंग बोलता है ये ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कोई अटैचमेंट है इस वर्ल्ड से। मैं सिर्फ एक छोटा सा लेटर छोड़ दूंगा इससे ज्यादा मैं कर भी कह सकता हूँ। मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है उतना ज्यादा जल्दी और इस वर्ल्ड को सेव करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी चीज होगी जिससे मैं 2 बर्ड्स को मार रहा हूँ एक स्टोन से। गोडेस चुप होती है और कुछ नहीं बोल पा रही होती है। यूनसिंग बोलते कॉन्स्टलेशन। गोडेस बोलती है कि मैंने सुना था कि जो ह्यूमंस है अर्थ के वो बहुत ज्यादा ग्रीडी है इसलिए मैं बड़ा ज्यादा चिंता में थी। पर ये अच्छी बात है कि इस बार जो मेरी फ्यूचर रीडिंग की स्किल्स है वो गलत नहीं है। यूनसिंग बोलते रुको इसका मतलब वो गलत भी हो सकती है। गोडेस चिल्लाती है और वेल एक पोर्टल को ओपन करती है। गोडेस बोल रही थी कि तुम्हें सिर्फ लेटर के बारे में सोचना और मैं उसे छोड़ दूंगी पीछे। मैं अपनी पावर को यूज करूंगी उसे डिलीवर कर दूंगी जहाँ तुम चाहते हो। यूनसिंग प्लीज जो ट्रायल्स है इन्हें ओवरकम करना। जब तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हें अपना सर्वेंट के रूप में ले लूंगी। यूनसिंग उस पोर्टल के पास होता है और उसे टच करता है। जैसे वो उसे टच करता है वो अंदर की तरफ खिंच जाता है और वो जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है। फिर जो उसका रूम होता है वहाँ पे एक लेटर गिर जाता है। फिर हमें एबिस का सीन दिखा देता है। वहाँ पे थंडर गिर रही होती है एक जगह पे और एक टोर्नेडो टाइम फॉर्म होता है और यूनसिंग वहाँ पे पहुंच जाता है। यूनसिंग बोलता है कि जो डेंसिटी है मैजिक पावर की वो तो बड़ी ज्यादा हाई है यहाँ पे। क्या ये एबिस ये तो ऐसे देखने से डंजन की तरह लग रहा है। फिर हमें बताया जाता है जो साइंटिस्ट है अर्थ के उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो डंजन्स होती हैं वो एबिस का ही एक पीस होती है स्पेस का। यूनसिंग बोलता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं
नहीं है? क्या ये पूरी चीज ही बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है? मेरे को लगता है कि मेरे को अभी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वैसे यहाँ पंचेस थ्रो कर रहा होता है, ट्रेन कर रहा होता है। गोडेस खुश होती है और सोच रही होती है कि इस बार तो मैंने फ्यूचर सही तरीके से गैस किया है, मैंने इतना ज्यादा वंडरफुल सर्वेंट कैंडिडेट को फाइंड कर लिया है। फिर हमें बताया जाता है कि जो गोडेस ऑफ बैलेंस है उसने तो ऐसा बोला कि उसने परफेक्टली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लिया है, पर एक्चुअली में वो केस नहीं है। गोडेस बोल रही होती है कि मुझे पता है कि अगर मैं सच्ची कोशिश करूं तो मैं कर सकती हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि बात यह है कि उसने सिर्फ कुछ पीसेस देखे हैं फ्यूचर के, उसने पूरी चीज नहीं देखी है। तो इसलिए जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए उसे वो छोटे छोटे जो पीसेस हैं उन्हें समझना पड़ेगा। और अगर फ्यूचर रीडिंग की बात की जाए गोडेस की, तो वो ऐसे है। पहले ये था कि यूनसियोंग चोई जो है वो एबिस में ट्रेन करेगा, और जो कॉन्स्टलेशन है वो बहुत ज्यादा तंगी में आ जाएंगे क्योंकि उनके सारे प्लान वेस्ट में चले जाएंगे उसकी वजह से। गोडेस बोलते अगर मैं ऐसे पावरफुल ह्यूमन को अपने सर्वेंट बनाऊंगी तो कितना ज्यादा फायदा होगा मेरे को। ये परफेक्ट प्लान है, जितना ज्यादा मैं सोचूं उतना ज्यादा। जो एंजल्स होती हैं गोडेस के पीछे, वो सोच रही होती हैं कि मुझे इतना ज्यादा अनईजी क्यों फील हो रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा है। जब भी वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, एक सोच रही होती है कि मुझे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है इस बार भी। गोडेस बोल रही होती है मुझे सिर्फ इंतजार ही करना है कि यूनसियोंग जो है वो ट्रेनिंग सेंटर में चला जाएगा। मैंने सब कुछ उसके लिए प्रिपेयर किया है। ट्रेनिंग सेंटर में जो भी एडवांस ट्रेनिंग मशीन्स हैं, कुछ टॉयज हैं जो कि उसके मूड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और एक सेफ एनवायरनमेंट भी। जहाँ पे यूनसियोंग चोई ट्रेन कर रहा होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आ रहा होता है। यूनसियोंग पीछे की देखते और बोलते है क्या ये क्या चीज है अब। तो गोडेस बोलती है कि इतना तो मैं कर ही सकती हूँ उसके लिए। यूनसियोंग सोच रहा होता है कि मेरे को थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है। यूनसियोंग बोलता है क्या ये भी गोडेस का ट्रायल है जो उसने मेरे लिए प्रिपेयर किया है? तो अच्छा ऐसा है, मेरे को लगता है कि अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मैं ग्रो भी नहीं कर पाऊंगा। ये भी कॉन्स्टलेशन ने मेरे लिए प्रिपेयर किया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रेट मीनिंग होगा पक्का ही। वो जैसे ही टोर्नेडो से टच करता है वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो टूटने वाली है। वो सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी कीमत पे इसे एंड्योर करना पड़ेगा। वो जो टोर्नेडो होता है वो उसे हवा में उड़ा देता है। वो बोलता है कि तुम्हें पेन और हार्डशिप्स को ओवरकम ही करना पड़ता है जब भी तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। यही मेरे को लगता है कि कॉन्स्टलेशन का पर्पस है। वो जो टोर्नेडो होता है वो उसे ले जाता है और जो ट्रेनिंग सेंटर होता है गोडेस ने बनाया वो टूट जाता है। फिर हमें बताया जाता है जब वो मैजिक स्टॉर्म जो था पावरफुल, वो सब कुछ को उड़ा के ले गया, तो जो इल्यूजन मैजिक गोडेस ने सेट किया था अपनी टेरिटरी में वो टूट गया। और जो इल्यूजन मैजिक था वो सिक्योरिटी के लिए यूज होता था, पर उससे पहले यूनसियोंग चोई को पता लगता है वो अनयूजुअल स्टॉर्म आ गया और ये गोडेस की जो फोरसाइट थी वो फाइंड नहीं कर पाई। गोडेस हैरान होती है, सोच रही होती कि वो आ क्यों नहीं रहा है। मैं यूनसियोंग की प्रेजेंस को फील कर सकती थी अगर वो ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर किया होता तो, पर ऐसा क्यों? मैंने उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं सुना? उसे 10 मीटर दूर गिराया हुआ था ट्रेनिंग ग्राउंड से। अगर लॉजिकली बात की जाए तो वो पहुंच नहीं जाना चाहिए था उसे इस टाइम पे। क्या इंसानी लोग शरीर के मुताबिक ठीक है क्या? उनसे चला नहीं जाता है? हमने इतना कुछ प्रिपेयर किया था उस पर्सन की ट्रेन करने के लिए, हमने उसके लिए इक्विपमेंट्स भी रखी थी एक सेफ और इफेक्टिव ट्रेनिंग इन्वायरमेंट के लिए, वेल वेट्स और प्रोटीन वगैरह, और हमने उसके लिए टॉयज भी प्रिपेयर किए थे ताकि वो जब फ्री होगा तब उनके साथ खेल सकता है। फिर हमें बताया जाता है ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक हंटर की, ताकि वो डिफरेंट कंडीशन को एक्सेप्ट कर सके और सेफेस्ट और प्लीजेंट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस उनके लिए फोकस करने के ज्यादा अच्छा होता है। एक एंजल होती है वो यहाँ देख रही होती है और वो बोलती है कि मास्टर हमने सब कुछ चेक कर लिया है पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में, पर हम उस इंसान को फाइंड नहीं कर पाए जिसके बारे में तुम बोल रहे थे। वो गोडेस बोलती कि एंजल एडाक्विनिल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने डेफिनेटली योंगसियोंग को वहाँ पे भेजा है। एडाक्विनिल बोलती कि मास्टर मुझे लगता है कि उस इंसान को मैजिक स्टॉर्म उड़ा के ले गया है। गोडेस बोलती है उसे फाइंड करो। एडाक्विनिल बोलती क्या मास्टर? गोडेस बोलती है एडाक्विनिल मैंने तुम बोल दिया तुम इंसान को फाइंड करो उसे, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, वो ऐसे अबिस में घूम नहीं सकता है, हमें किसी भी कीमत में उसे बचाना पड़ेगा। एडाक्विनिल सुन रही होती है, फिर बोलती है कि मैं समझती हूँ मास्टर, मैं डेफिनेटली उसे फाइंड करूंगी। फिर हमें बताया जाता है जो अबिस है वो एक इनफाइनाइट स्पेस है, मतलब खत्म नहीं होने वाला है, वो बहुत बड़ा है, मतलब है ही नहीं, खत्म हो ही नहीं सकता है। ये एक ऐसा प्लेस है जिन्हें कॉन्स्टलेशन ने भी बहुत ज्यादा कम ही टच किया है, वेल पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया है, जैसे इंसानों ने पानी को नहीं किया है, ओशंस को ज्यादा। और एक सिंगल इंसान को फाइंड करना जिसे एक स्टॉर्म ले गया है वो क्लोज टू इम्पॉसिबल है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मैजिक स्टॉर्म जा रहा होता है, हमें बताया जाता है ये जो एक मैजिक स्टॉर्म होता है ये किसी भी की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यूनसियोंग स्टॉर्म में होता है, तो फिर हमें बताया जाता है जो यूनसियोंग है वो उस डीप सी में अकेला चला गया है जहाँ पे वो कभी भी नहीं आया था। वेल वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था, जैसे मुंह को ओपन करता है फिर उसे एक मैसेज आता है कि हाई कंसंट्रेशन जो मैजिक एनर्जी की है वो सर्कुलेट हो रही है तुम्हारी बॉडी में ब्रीथ करने से। जो डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक है वो मैजिक एनर्जी को इनर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रही है। जो मैजिक है वो तुम्हारी बॉडी को ट्रेन कर रहा है, जो तुम्हारी बोन स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, और जो तुम्हारी मसल डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, जो तुम्हारी डांटियन है वो एक्सपैंड हो रही है, और जितना जो अमाउंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ है तुम्हारी बॉडी में वो भी इंक्रीज हो रही है। यूनसियोंग मन में यही सोच रहा होता है कि ये सिर्फ ट्रायल है, ये सिर्फ ट्रायल है, जैसे मैंने सोचा था कि कॉन्स्टलेशन का स्लेव बनना इतना ज्यादा आसान नहीं है। वेल वो मैजिक स्टॉर्म के साथ ही मूव कर
कर रहा होता है। फिर कुछ हफ्ते बाद जो मैजिक स्टॉर्म होता है वो उसे एक जगह पे पटक देता है, वो ऐसे गिरा होता है। वो बोलता है क्या ये खत्म हो गया है? जो फर्स्ट ट्रेनिंग ही इतनी ज्यादा मुश्किल थी, तो मैं आगे करूंगा क्या? ये प्लेस है मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग का। फिर हमें बताया जाता है कि जिस प्लेस पे यूनसियोंग को मैजिक स्टॉर्म ले आया है वो एक एम्प्टी स्पेस है एबिस में, जिसके ऊपर कोई भी कॉन्स्टलेशन राज नहीं करता है। यूनसियोंग आगे की तरफ देख रहा होता है तो वहाँ पे उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। यूनसियोंग बोलता है मॉन्स्टर, मुझे क्या ट्रेन करना है इसे पकड़ के? ये तो ओनिक्स लग रहा है जो कि पोकेमोन में आता था, पर ऐसे देखने में मॉन्स्टर ए रैंक के अराउंड लग रहा है। वेल पक्का ओनिक्स ही लग रहा है पोकेमोन वाला। यूनसियोंग बोलता है कि गोडेस मेरे को ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही है, ऐसे तो मैं सिर्फ एक सी रैंक का ही हंटर हूँ, मैं ए रैंक के मॉन्स्टर को कैसे पकड़ूंगा? यूनसियोंग थोड़ी देर चुप होके देख रहा होता है, फिर बोलता है कि चलो मेरे को ज्यादा ओवर थिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्स्टलेशन ने मेरे को लगता है कि सब कुछ सोच ही रखा है स्टार्टिंग से ही। फिर वो आगे की तरफ जा रहा था मॉन्स्टर की तरफ, वो बोलता है कि ठीक है ओनिक्स, मेरे पास सिर्फ टाइम ही है बचा हुआ, चलो स्टार्ट करते हैं। वो जैसे ओनिक्स के पास पहुंचता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है। वो हैरान होता है क्योंकि उसके कोई भी रिएक्शन नहीं होता ओनिक्स को। वो बोलता है कोई भी रिएक्शन नहीं, पर मैंने तो सारी स्ट्रेंथ डाली थी उस पंच में, पर ये जो गाय है ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए यही हो सकता है कि ये काम नहीं किया मेरा पंच। जो ओनिक्स होता है वो उबासी लेता है। यूनसियोंग बड़ा गुस्सा होता है, बोलता तुम सिर्फ वेट करो, मैं पक्का तुम्हें एक दिन स्टोन्स में कन्वर्ट कर दूंगा अपनी फिस्ट से। वो उसे फिर से पंच मारता है। अब सिर्फ मेरे को ट्रेन करने के लिए बचा है, मैं तब तक ट्रेन करूंगा जब तक मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर लेता हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि जब यूनसियोंग फर्स्ट उसने ज्वाइन किया हंटर क्लैन को, तो क्या स्टोरी थी। तो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मुझे फ्री में मिला है ऑक्शन से, कौन इसे ट्राई करना चाहता है? डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक, ये तो डी रैंक स्किल है। तो दूसरा बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इंटरनल एनर्जी को रेज करने के लिए बड़ा ज्यादा टाइम लगता है और मार्शल आर्ट बड़ा ज्यादा हार्ड होती है और उसकी ट्रेनिंग भी बड़ा ज्यादा हार्ड होती है, तो कौन इसे लेगा? यूनसियोंग इसे सुनता है तो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन मुझे नहीं लगता कि इसे खरीदेगा, है ना? यूनसियोंग बोलते हैं कि तुम मेरे को इसको ट्राई करने के लिए क्यों नहीं देते? वो इंसान बोल रहे थे क्या तुम इंटरेस्टेड हो मार्शल आर्ट्स में? यूनसियोंग बोलते हैं हाँ मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था उन शोज में, मतलब जो होते थे दिखाते थे मार्शल आर्ट्स के। तो एक इंसान बोलता है कि इसका बड़ा ज्यादा ओल्ड टेस्ट है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसके ऊपर। मार्शल आर्ट जो होते हैं जिसमें इनर एनर्जी ज्यादा इन्वॉल्व होती है वो बड़ा ज्यादा स्लो होते हैं ऐसे ही पावरफुल बनने के लिए, और मतलब ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होती उसमें। अगर तुम्हें लगे कि ये काम नहीं कर रहा है तो तुम चेंज कर सकते हो किसी चीज में, ठीक है? इसे मतलब तुम कुछ और ट्राई कर सकते। फिर हमें बताया जाता है कि जैसे कि माना यूज करते हैं सोर्सरर, वो सोर्सरर्स की हेल्थ की तरह होते हैं। वेल माना को यूज करके वो जैसे फायरवॉल वगैरह बनाते हैं, और वैसे जो इनर एनर्जी होती है वही मेन पावर होती है मार्शल आर्ट यूजर के लिए, क्योंकि सेम मूव्स जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं अगर ज्यादा अमाउंट इनर एनर्जी का लगाया जाए उनके ऊपर। इसलिए जो स्लो डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पर यूनसियोंग है वो डिफरेंट है। उसके पास काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं दूसरे मार्शल आर्ट्स में मूव करने के लिए, पर उसे डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक बड़ी ज्यादा प्यारी है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। फिर हमें दोबारा एबिस का सीन दिखाया जाता है। यूनसियोंग ऐसे पंच मार रहा होता है ओनिक्स को। हमें बताया जाता है कि जो डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक है उसके पास कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं है इनर एनर्जी को गेन करने के लिए, पर फिर यूनसियोंग फिर से उसे पंच मारता है और ऐसे किक मार रहा होता है ओनिक्स को। उसे पंचिंग बैग ही बना दिया होता है यूनसियोंग ने। फिर हमें बताया जाता है कि जो सेलेस्टियल डिवाइन टेक्निक है, डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक है, उसमें सेलेस्टियल पंच और सेलेस्टियल फुटवर्क भी आते हैं, सेलेस्टियल किक वगैरह भी। जो एवरी अटैक होते हैं, जितने भी अटैक होते हैं वो इनर एनर्जी को यूज करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं उस एक्सपोज एनर्जी को। वेल मतलब जैसे वो किक और पंच को यूज कर रहा है तो उसी एनर्जी को दोबारा एब्जॉर्ब कर सकता है। यूनसियोंग फिर अपने आइज को ओपन करता है, तो फिर हमें बताया जाता है कि इसी मेथड को रिपीट करके वो धीरे धीरे इनर एनर्जी के स्मॉल अमाउंट को गेन कर सकता है। जब भी वो पंच करता है और अपनी स्किल्स को यूज करता है ट्रेनिंग के टाइम पे, तो वो और ज्यादा इनर एनर्जी को गेन करता है। वो ऐसे ट्रेन कर रहा होता है, अपनी फिस्ट को बंद करता है। फिर हमें बताया जाता है कि अगर ये सिंपल टास्क को एंडलेसली मतलब रिपीट करता रहेगा तो एक ट्रेनर एक टाइम के बाद मास्टर बन जाएगा। फिर ओनिक्स को फिर से पंच मारता है। ये इजी है थ्योरी में, पर सभी नहीं कर सकते इसे। एक टाइम पे तो ओनिक्स भी उसे नोटिस करता है यूनसियोंग के पंच को। फिर यूनसियोंग अपनी इनर एनर्जी को यूज करके ओनिक्स को पंच मारता है, और जो उसकी पावरफुल फिस्ट होती है, पंच होता है, वो ओनिक्स को बड़ी जोर से लगता है। ओनिक्स हैरान होता है बड़ा ज्यादा। फिर उसे मैसेज आता है कि बी रैंक स्किल इंटरनल स्ट्राइक लर्न कर ली गई है। डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक का रैंक भी इंक्रीज होता है, तुम फर्स्ट क्लास पहुंच गए हो। यूनसियोंग के पंच से जो ओनिक्स होती है उसकी बॉडी टूट रही होती है। यूनसियोंग बोलता है कि अगर मैं कंपेयर करूं हंटर रैंक से तो मैं बी रैंक के अराउंड होऊंगा, मेरे पास सच्ची मुझे टैलेंट नहीं है। हंटर ली हुआन भी ए रैंक में रोज कर चुका था अपने आप को मार्शल आर्ट्स में। फिर हम बताया जाता है कि ली शुआन जो था वो एक चाइनीज हंटर था, वो एक ए रैंक हंटर था मार्शल आर्टिस्ट के अराउंड में। मतलब मार्शल आर्टिस्ट वैसे तो पहुंचते नहीं थे इतना ज्यादा पावरफुल। उसके इंटरव्यू में उसने बोला था कि मेरा जो मार्शल आर्ट्स है वो जेनिथ क्लास पे है। अगर सिंपली बोला जाए तो वो 6th सर्कल के अराउंड होंगे मैजिक में। वेल मैजिक में सर्कल होते हैं। रिपोर्टर पूछती क्या तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? ली शुआन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स एस रैंक, मेरा जो गोल है वो फर्स्ट एस रैंक बनना है मार्शल आर्ट यूजर में। यूनसियोंग सोच रहा था मेरे को तो ऐसे 1000 साल लग जाएंगे उस रैंक में पहुंचते पहुंचते इस रेट पे। यूनसियोंग को एक आवाज सुनाई देती है। यूनसियोंग हैरान होता है। वेल वो ओनिक्स होता है, वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है वेल अपनी
लैंग्वेज में। इसको बेचारे को ऐसे मारे जा रहा था यूनसियोंग। यूनसियोंग बोलता है क्या तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो ऐसे, ये एक फेयर फाइट थी। ओनिक्स फिर से रो के कुछ बोलता है, वेल कितना क्यूट है। फिर हमें बताया जाता है कि जो स्टोन सर्पेंट था वो कभी भी उसने अंडर एस्टिमेट नहीं किया यूनसियोंग को, क्योंकि यूनसियोंग धीरे धीरे उसने काफी सारे सालों में बड़ी ज्यादा इनर एनर्जी को गेन कर लिया था, तो ये इग्नोर नहीं कर सकता था इसे। वो जो निक्स होता है वो बड़ा क्यूट तरीके से यूनसियोंग की तरफ देखता है, वेल बड़ा क्यूट है। यूनसियोंग भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है उसकी क्यूटनेस के सामने। फिर ओनिक्स फिर से अपनी स्पार्कलिंग आईज से देखता है यूनसियोंग की तरफ रोते हुए। यूनसियोंग बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और ऊपर से मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें एक टारगेट की तरह यूज किया ट्रेनिंग के लिए। ओनिक्स समझ रहा होता है, वेल क्यूट है। यूनसियोंग बोलता है मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरे को ये भी नहीं पता नहीं कि रास्ता कहाँ पे है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं कहीं पे भी ट्रेन कर सकता हूँ जाके। जो ओनिक्स होता है वो उसे टच करता है और उसे अपने सर के ऊपर बिठा लेता है। वो कुछ बोल रहा होता है, वेल कर रहा है। यूनसियोंग बोलता है क्या तुम मुझे सच्ची में राइड देने वाली हो, थैंक यू, अगर ऐसी बात है तो। ऐसे मुझे बड़ा ज्यादा टाइम लग जाता बाय फुट मूव करने से एबिस में। यूनसियोंग आगे तो देखता है हैरानी से, क्योंकि आगे माना स्टॉर्म होता है। फिर हम बता देते कि 100 साल पहले था जब यूनसियोंग ने ऐसी आवाज सुनी थी जब वो फर्स्ट टाइम एबिस में एंटर किया हुआ था। यूनसियोंग बोलता है क्या माना स्टॉर्म। ओनिक्स बड़ा ज्यादा हैरान होता है माना स्टॉर्म को देख के। यूनसियोंग सोचता है कि क्या गोडेस ने भेजा ये मेरे को नेक्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाने के लिए। ओनिक्स बोल रहा होता है कुछ, पहले इसकी ट्रांसलेशन ये है ओनिक्स की आवाज की कि तुम क्या बोल रहे हो, हम यहाँ पे मरने वाले बेवकूफ। यूनसियोंग बोलता चलो चलते हैं ओनिक्स। ओनिक्स बोलता क्या, वेल मतलब अपनी लैंग्वेज में। यूनसियोंग बोलता चलो चलते हैं जल्दी करो। फिर हमें बताया जाता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है वो मर जाते हैं माना स्टॉर्म से। ओनिक्स रोते रोते आगे की तरफ देखता है और कूद जाता है माना स्टॉर्म में, वेल बेचारा। फिर हमें बताया जाता है कि जो स्टोन सर्मेट था उसने वेल सुसाइड कर लिया यहाँ पे। फिर जो माना स्टॉर्म है वो एक जगह पे लेके जाता है उन दोनों को। ओनिक्स बच गया होता है, वेल चक्कर आ गया होता है उसे। यूजिंग बोलता है कि ऐसे अच्छा मूव करते हैं सभी एबिस में, ये तो बड़ा ज्यादा कूल तरीका है यहाँ जाने का। मैं फर्स्ट क्लास लेवल में पहुंच गया हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि जो माना स्टॉर्म है वो बड़ा ज्यादा इनक्रेडिबल है। ओनिक्स बड़ा ज्यादा हैरान होता है यूनसियोंग की बात सुन के, वेल इसका फेस। यूनसियोंग बोलता है जब भी तुम्हारी बॉडी में एंटर करता है तो जो मैजिक है वो पूरी बॉडी को फील करती है, जिसकी वजह से सारी थकान हट जाती है, और जो माना है वो तुम्हारी बॉडी को भी ट्रेन करता है सेम टाइम में। ये कितना ज्यादा इनक्रेडिबल रिकवरी मैकेनिज्म है। मैं यही गैस कर सकता हूँ कि कॉन्स्टलेशन है वो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है कि वो इतनी ज्यादा अच्छी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। यूनसियोंग ओनिक्स बड़ा ज्यादा हैरान होता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये बार बार मतलब मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को। ये बड़ा ज्यादा लक है कि यूनसियोंग मैनेज कर पाया जिंदा रहना भी उस माना स्टोन में, जब वो पहली बार मैजिक स्टोन में घुस गया था। तो अगर वो साथ साथ में मूव नहीं करता मैजिक स्टोन के, और ये नहीं सोचता कि वो ट्रेनिंग है जो कि गोडेस ने उसके लिए भेजा उसे यहाँ पे, तो फट जाता, मतलब उसके पीसेज हो जाते, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती। यूनसियोंग बोलते हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए है क्या, मुझे ऐसे तो भूख नहीं लग रही, इतने ज्यादा साल हो गए, मतलब 100 साल से ज्यादा हो गए हैं बिना खाए हुए, पर फिर भी मेरे को कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। ओनिक्स यूनसियोंग को टच करता है पीठ पे। यूनसियोंग बोलता है हाँ क्या हुआ। ओनिक्स अपने मुंह से एक रोक जैसा दिखाता है यूनसियोंग को। यूनसियोंग बोलता है क्या रोक। ओनिक्स फिर से कुछ बोलता है। यूनसियोंग बोलता है क्या ये रोक तुम्हारी बॉडी से गिरा। ओनिक्स फिर से बोलता है। यूनसियोंग बोलता है तो टेक्निकली ये मीट है, मैं क्या सच्ची से खा सकता हूँ। ओनिक्स उसको आगे की तरफ कर रहा होता है। यूनसियोंग बोलता है नहीं। यूनसियोंग सोच रहा होता है क्या ये रिवेंज ले रहा है कि मैंने इसको इतने साल 100 सालों तक पंचिंग बैग की तरह ट्रीट किया। पहले ओनिक्स बड़ा क्यूट तरीके से देख रहा होता है उसकी तरफ, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूनसियोंग इस रोक को खाए। यूनसियोंग सोचते वेल ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसके पीछे मतलब कोई भी बुरी इंटेंशंस है। यूनसियोंग बोलते शुक्रिया पर वेल मैं नहीं खा सकता इन्हें, मैं तुम्हारी बॉडी को नहीं खा सकता। ओनिक्स हैरान होता है, तो फिर यूनसियोंग फिर से बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को नहीं खा सकता हूँ, चाहे मैं जितना मर्जी क्यों ना हंग्री हूँ, मेरे को बुरा लगता है। ओनिक्स फिर यूनसियोंग को हक कर लेता है। यूनसियोंग भी हंसते हुए उसे हक कर लेता है। फिर उसे एक मैसेज आता है कि तुमने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है जाइंट सर्पेंट को। यूनसियोंग हैरान होता है। फिर उसे दोबारा मैसेज आता है तुमने इसकी मूवमेंट से लर्न कर लिया स्टोन मार्शल आर्ट्स। यूनसियोंग फिर से हैरान होता है। यूनसियोंग फिर ट्रेन कर रहा होता है। हमें बताया जाता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अब अर्थ को स्मैश भी कर सकता है और फ्लिप भी कर सकता है। वो ऐसे मतलब मूव कर रहा होता है स्टोन की तरह, मतलब उसने स्टोन मार्शल आर्ट सीखे होते हैं, और सेम टाइम पे वो फ्लेक्सिबल भी है, वो ऐसे एयर में स्विम कर सकता है। अब यूनसियोंग पीक एक्सपर्ट बन गया है, वो स्टोन मार्शल आर्ट्स को भी यूज कर सकता है। यूनसियोंग बोलता है मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह की चीजें भी एग्जिस्ट करती होंगी, मैं डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक को यूज करना नहीं रोक सकता, इसमें बड़ा सा फन है। वो सोच रहा था कि मैं हायर लेवल में ट्रांसेंड कर चुका हूँ ट्रेनिंग में, तो मुझे समझ आ रही चीजें, मैं सिग्निफिकेंटली ग्रो कर पा रहा हूँ। वो बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा नेक्स्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्या है, मेरा नेक्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड किस तरह का होगा। वो आगे आगे मूव करते हैं तो वेल वो एक सी के पास होते हैं, बहुत बड़ा सा। यूनसियोंग बोलता है कि हाँ मेरे को अंडर वाटर ट्रेन करना पड़ेगा। यूनसियोंग बोलता है कि ओनिक्स तुम पीछे रहना। ओनिक्स हैरान होके बोलता है कुछ। यूनसियोंग बोलता है कि तुम रोक टाइप हो तो तुम वीक होगे वाटर के अगेंस्ट में, वेल नमूना पोकेमोन से कंपेयर कर रहा है। ओनिक्स फिर से हैरान होता है। यूनसियोंग पानी में कूद जाता है। यूनसियोंग नीचे जा रहा होता है तो वियर्ड सी फिशेस होती हैं पानी में। यूनसियोंग हैरान होता है क्योंकि उसे मैसेज आता है कि ये जो वाटर है बड़ा ज्यादा टॉक्सिक है, ये तुम्हारी स्किन को पेनिट्रेट कर रहा है, तुम्हारी जो डिवाइन सेलेस्टियल एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है बड़ा फास्ट तरीके से, तुम्हारी जो एनर्जी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, अब तुम्हारी लाइफ है वो रिस्क पे है।
यूनसेंग हैरान होता है क्योंकि जो फिश होती है वो उसको काटने के लिए आती है और उसकी हाथ को काट रही होती है। फिर उसे मैसेज आता है कि तुम्हारी जो बॉडी वो पॉइजन हो गई है, तुम्हारी जो पॉइजन इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होती है। यूनसेंग की तरफ सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो आ रहे होते हैं। नीचे से एक लाइट ग्लो होती दिखाई देती है। ओनिक्स सोया होता है और देख रहा होता है आगे की तरफ। वो हलचल को देखता है पानी में कुछ, तो फिर पानी ऊपर की तरफ आता है। ओनिक्स डर जाता है। यूनसेंग बाहर आ जाता है। यूनसेंग बोल रहा होता है तो अच्छा ये सी एबिस की कुछ स्पार्कलिंग था पानी के अंदर नीचे। क्या ये वो ऑब्जेक्ट जो गॉडेस ने असाइन किए मेरे लिए? मुझे नहीं पता पर मैं इस पॉइजन सी में कैसे मतलब पार कर पाऊंगा इसे और नीचे पहुंच पाऊंगा। क्या ये गॉडेस का टेस्ट है मेरे लिए? मुझे लगता है कोई रास्ता तो होगा नीचे पहुंचने के लिए। फिर मैं बताया जाता है वैली फॉल्स ऐसा कुछ भी नहीं कि गॉडेस ने टेस्ट प्रिपेयर किया इसके लिए। पहले एक गलतफहमी में जी रहा है। यूनसेंग बोलता है कोई तो रास्ता होगा। ओनिक्स भी सोच रहा होता है। यूनसेंग ओनिक्स की तरफ देखता और बोलता है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है ना। फिर वो ऐसे हवा में पंच मारता और ऐसे मतलब ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि जब तक मैं पॉइजन को विस्टैंड नहीं कर सकता हूँ सी की, मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करता हूँ डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक को यूज करके। फिर हमें बताया जाता है कि यही है एक ऐसा सोल्यूशन जो मतलब कर सकता है कुछ इसके साथ। ऐसे बड़ा टाइम लगेगा। यूनसेंग ऐसे स्टोन पे मार्क कर रहा होता है अपने टाइम को। फिर हमें बताया जाता है कि हाँ काफी ज्यादा टाइम, मतलब बहुत ही ज्यादा। यूनसेंग बोलता है मुझे लगता है मैं स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ, इसके लिए तो बड़ा टाइम लग गया, मैं यहाँ पे 200 सालों से भी ज्यादा हूँ। यूनसेंग बोलता है कि मुझे पता है कि जो टाइम है वो यहाँ पे डिफरेंटली फ्लो करता है अर्थ के मुताबिक। ओनिक्स भी बड़ा क्यूट तरीके से देख रहा होता है। यूनसेंग बोलता है तुम दोबारा रॉक्स को खा रहे हो? ओनिक्स बोलता है कुछ। यूनसेंग बोलता है कि अच्छा है, मैं भी वेल ट्राई करना चाहता हूँ अब। ओनिक्स फिर से बोलता है। यूनसेंग बोलता है कि मैं ऐसे हंग्री नहीं हूँ, पर ये शुक्रिया मैजिक की वजह से जो कि अबिसिस में है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। मुझे लगता है कि मैंने ऐसी सेम चीज 200 साल पहले भी बोली थी। फिर वो आगे की तरफ देखता है हैरानी से क्योंकि वहां पे एक फिश टाइप पड़ी होती है, वो मॉन्स्टर। यूनसेंग बोलता है ये पक्का वही मॉन्स्टर जो पॉइजन सी में रहता है। ओनिक्स भी उसकी तरफ देख रहा होता है। यूनसेंग बोलता है अगर तुम सोचोगे तो ये फिश की तरह है ना, ये सी में रहती है तो ये खाने के लिए भी सेफ ही होगी अगर मैं इसे अच्छी तरह से कुक करूंगा तो। उसकी आइज ग्लो कर रही होती है वेल भूख से। ओनिक्स का तो रिएक्शन खतरनाक होता है हर बार। और यूनसेंग स्माइल कर रहा होता है और वेल वो उस फिश की तरफ देख रहा होता है, मॉन्स्टर की तरफ। यूनसेंग बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे कुक करना चाहिए इंसानी तरीके से और इंसानी तरीके से खाना चाहिए। यूनसेंग फिर एक रोक के पास जाता है और उसे पंच मारता है। वैसे रोक्स को तोड़ रहा होता है। वो बोलता है कि कुकिंग यूटेंसिल क्रिएशन कंप्लीट होगी। वेल वो एक नाइफ बनाता है। ये इतना बुरा नहीं लग रहा है, मेरे फर्स्ट टाइम था करना। ओनिक्स बड़ा ज्यादा हैरानी से देख रहा होता है। यूनसेंग उस फिश को मॉन्स्टर को कट करने लगा होता है। ओनिक्स ऊपर की तरफ अपने सिर को कर लेता है। यूनसेंग बोलता है क्या हो रहा है? ये जो स्टोन चॉपिंग बोर्ड मैंने बनाए थे मेल्ट क्यों हो रहा है? उसका नाइफ भी मेल्ट हो रहा होता है। यूनसेंग बोलता है मैं ऐसे तो कुक कर ही नहीं सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे फाड़ दूं अपने हाथों से और इसे रो खाऊं? वेल कच्चा ही। ये सुन के ओनिक्स बड़ा ज्यादा हैरान होता है। फिर वो अपने मुंह को बंद कर लेता है क्योंकि वो चिल्लाया होता है। वो फिर अपने मुंह से एक चीज निकालता है। यूनसेंग बोलता है क्या तुम ये बोल रहे हो? क्या तुम मुझे इसे यूज करने के लिए बोल रहे हो? फिर हमें बताया जाता है ये अमेंटाडाइन है। ये सबसे ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर होता है रोक टाइप मॉन्स्टर्स के लिए। यूनसेंग बोलता है ये तो बड़ा सा अच्छा है, ये तो मेल्ट नहीं हो रहा टॉक्सिन्स को टच करके भी। इससे मैं बड़ा सा अच्छा शॉपिंग बोर्ड बना सकता हूँ। ये ग्रेट है। अब मैं कुकिंग यूटेंसिल किट को बना सकता हूँ जब मैं ट्रेन करूंगा अब इसमें। फिर उसे अपने दोस्त की याद आती है। वो बोलता था कि यूनसेंग एक पर्सन के पास एक हॉबी होनी चाहिए। यूनसेंग बोलता है कि मुझे अब समझ आ रहा है कि क्लैन लीडर क्या बोला करते थे पहले, यही होगा शायद जॉय जो मेरे को मिलेगा हॉबीज से। अगर मैं प्रॉपर कुकिंग यूटेंसिल्स को बना पाऊंगा तो मैं कुकिंग को एज अ हॉबी ले सकता हूँ। मैं अपने आप को फूड कुक कर सकता हूँ, फिर मैं अपने आप को ट्रेनिंग में भी हेल्प कर सकता हूँ। ये तो ऐसा ही हो जाएगा एक स्टोन से 2 बर्ड्स को पकड़ना। ऐसे तो मेरे पास यही फूड है जो मैं अपनी करंट कुकिंग यूटेंसिल से बना सकता हूँ। इसका मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता। वेल उसने कट ही किया होता नॉर्मली और वो खा रहा होता है उसे ऐसे ही। ओनिक्स बड़ा ज्यादा हैरान होता है उसे देख के। फिर हम बता जाते यूनसेंग चोई जो था वो इतना भी ज्यादा पिकी ईटर नहीं था, मतलब उससे ज्यादा नखरे नहीं करता था वो खाने में। जब वो अर्थ में था तो वो इतना भी ज्यादा अच्छी डाइट को फॉलो नहीं करता था। तभी हमें अर्थ का सीन दिखा देता है। एक इंसान बोल रहा था यूनसेंग तुम क्या खा रहे हो आज? यूनसेंग बोलते हैं मैं ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट को खा रहा हूँ, चिकन ब्रेस्ट स्लश के साथ, और फिर चॉप्ड चिकन ब्रेस्ट को एज अ डेजर्ट लूंगा। वेल ये चिकन ही खाता है ज्यादा। एक इंसान बोलता है कि हमने ऑलरेडी खा लिया है। फिर हमें बताया जाता है कि उसके लिए मील कुछ भी नहीं है, वो उसके लिए सिर्फ एक नरिशनल सप्लीमेंट है जो कि उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करेगा। इस तरह के मैन को हम पिकी ईटर नहीं बोल सकते। वेल ये पागल ही एक तरह से। वो जैसे उस फिश को खाता है उसके मुंह से टॉक्सिन निकल रहे होते हैं, उसके ऊपर असर हो रहा होता है। ओनिक्स रो पड़ता है वेल उसे देख के। उसे मैसेज आता है कि तुमने पॉइजन को कंज्यूम कर लिया है, तुमने सक्सेसफुली पॉइजन को ओवरकेम कर लिया, तुम्हारा जो इनर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज
इंक्रीज हो रही है डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक को यूज करके। तुम्हारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है। वो हैरान होता है और मीट की तरफ देख रहा होता है। यूनसियोंग सोचता है ये थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट हो रहा है पर ये फिर भी खाया जा सकता है, पर मेरी इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, ये कैसे हो सकता है। फिर मैं बता देता कि वेनम भी एक तरह की एनर्जी होती है। अगर तुम्हें वेनम का असर नहीं होगा तो तुम उस एनर्जी को इनर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। यूनसियोंग फिर आगे की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है, मैं फिर कैच करता हूँ, सभी को खा जाऊंगा जो भी इस सी में है। ऑनिक्स फिर से ये सुन के घबरा जाता है। फिर ऐसे ही काफी ज्यादा 100 साल पास हो जाते हैं, 100 से ज्यादा साल। वैसे ही यूनसियोंग पानी से निकलता है, 2 फिश मॉन्स्टर को अपने साथ लेके आ रहा होता है। उसने काफी ज्यादा खा लिए होते हैं और वैसे ही हड्डियां पड़ी होती हैं। वेल इसने तो काफी ज्यादा आतंक मचाया हुआ यहाँ पे। फिर हमें बताया जाता है कि इस टाइम पे यूनसियोंग जो था उसकी जो माइंड और बॉडी दोनों चेंज हो गए हैं। वो ऐसे मीट को खा रहा होता है, उसे मैसेज आता है कि जो वेनम है एबिसिस का वो तुम्हारी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है। तुमने सक्सेसफुली ओवरकम कर लिया पॉइजन को इनर स्ट्रेंथ को यूज करके डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक की। तुम्हारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है पॉइजन की वो पीक पे पहुंच गई है। तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी अब ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है कि तुम्हारी बॉडी को पॉइजन से कुछ नहीं हो सकता है। तुमने ए रैंक स्किल को पा ली है पॉइजन इम्यूनिटी। तुम्हें अब कोई भी असर नहीं होगा पॉइजन का। तुम अपने शेड से पॉइजन को निकाल भी सकते हो और यूज भी कर सकते हो अपने डांटियन से। और जो रैंक के डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक का वो भी इंक्रीज होता है। तुम पीक रैंक में पहुंच गए हो। यूनसिंग बोलते पर ये कुछ अजीब सा है, गोडेस ने मेरे को बोला भी नहीं और बुलाया भी नहीं, क्या अर्थ ठीक होगी। जो ये पॉइजन इम्यूनिटी स्किल है वो बड़ी ज्यादा अच्छी है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे मिलेगी जब मैं अर्थ में था। और जो पीक रैंक है वो भी बड़ा ज्यादा है। अगर मैं हंटर रैंक के मुताबिक इसे लेके चलूं तो मैं ए रैंक के अराउंड होऊंगा और अर्थ में मैं एक नेशनल स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह होऊंगा। हाँ और ये बात है, अगर मैं वर्ल्ड के डेंजर को ओवरकम करना चाहता हूँ तो मैं बड़ा ज्यादा कम स्ट्रॉन्ग हूँ, अभी मेरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अब टाइम है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी ट्रेनिंग को। वो ओनिक्स को फिर टच करता है और बोलता है ओनिक्स अब ये टाइम है बाय बोलने का, मेरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये बड़ा ज्यादा डेंजरस है तुम्हारा मेरे को फॉलो करने के लिए, क्योंकि तुम एक रॉक टाइप हो, तुम मेरे को वाटर में फॉलो नहीं कर सकते हो। ओनिक्स हैरान होता है सुन के। वो ओनिक्स को बाय बोलता है और बोलता है तुम वापस जा सकते हो जहाँ तुम जाना चाहते हो, जहाँ से तुम आए हो। वेल इसने ऐसे ही बेचारे ओनिक्स को छोड़ दिया। फिर हमें बताया जाता है कि जो पॉइजन इम्यूनिटी है इसकी वजह से वो पॉइजन ओशन में ऐसे ही बिना किसी डर के तैर पा रहा है। जो एग्रेसिव मॉन्स्टर थे ओशन के वो भी अब भाग रहे हैं इससे, क्योंकि जो यूनसियोंग चोई था वो एक मर्सिलेस हंटर था। वो ऐसे नहीं मार मार के खाता रहता था। जो यूनसियोंग है वही किंग है इस ओशन का। यूनसियोंग बोलता है कि मैंने फाउंड कर लिया है जो सोर्स है मैजिकल एनर्जी का, जो मैंने पहले देखा था फर्स्ट डे में। अब मैं उसके पास में जा सकता हूँ और इसे पास से देख सकता हूँ। वो पास में पहुंच जाता है तो वो एक पोर्टल होता है। वो सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था ये एक पोर्टल है मेरे नेक्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड का। मैं ये सोचता हूँ कि किस तरह की ट्रेनिंग मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। फिर उसे मैसेज आता है कि जो डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक है वो बैटल को सेंस करती है। जो की वेन्स है तुम्हारी बॉडी में वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ तुम्हारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। जो अटैक्स हैं आउटसाइड के वो ऑटोमेटिकली तुम उसे डिफेंड कर पाओगे। फिर हमें बताया जाता है कि जो बॉडी होती है जो पीक रैंक में पहुंच जाते हैं मार्शल आर्ट्स की, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं बैटल के लिए जब वो कुछ फील करते हैं डेंजर का। पर ऐसे तो नॉर्मल पीपल वेल वो वहां पे मॉन्स्टर होते हैं जहाँ पे यूनसियोंग चोई पहुंच गया होता है। फिर हमें बताया जाता है ऐसे नॉर्मल जो पीपल है वो भी सेंस कर पाएंगे जब वो इस टेरिटरी में एंटर करेंगे कि जो किलिंग इंटेंट है जो वो रिलीज कर रहे हैं वो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। यूनसियोंग चोई जहाँ पे पहुंचे होते हैं वहाँ बड़े ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं, वो सभी यूनसियोंग की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो कॉन्स्टलेशन होते हैं, जो कॉन्स्टलेशन की एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी डोमेन में वो बताते हैं लॉ ऑफ नेचर को। यूनसियोंग बिल्कुल मॉन्स्टर्स के सामने होते। एक मॉन्स्टर बोलता है कि तुम किस रेस से बिलोंग करते हो लिटिल फ्रेंड। यूनसियोंग बोलता है मैं ह्यूमन हूँ। वो मॉन्स्टर बोलता है हंसते हुए ह्यूमन तुम्हारे फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आना ऐसा मेरे को लग रहा है, मैं तुम्हें चलो कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। वो अपने पेट को ओपन कर लेता है वेल शायद यूनसियोंग को खाने के लिए। यूनसियोंग बोलता है तुम बड़ा ज्यादा काइंड नहीं हो, थोड़े ज्यादा ही। वह फिर अपने पेट पे हाथ लगाता है मॉन्स्टर बोलता है अब पहली बात यह है कि जो न्यू कमर्स होते हैं उनको अपना सिर काट के हमें देना पड़ता है। वो एक बड़ी सी स्वॉर्ड अपने पेट से निकाल लेता है। फिर वो बोलता है ताकि वो रियलाइज कर सके कि ये जो होम है ये डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर का है। वो फिर जो बड़ी सी स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। यूनसियोंग उसकी तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर है ये जो ट्रेनिंग ग्राउंड है, ये तो बड़ा ज्यादा ब्रूटल लग रहा है मेरे को। वो जो मॉन्स्टर होता है वो स्लैश करता है यूनसियोंग चोई की तरफ। यूनसियोंग अपने पंच पे इनर एनर्जी को लाता है। उसे मैसेज आता है कि इनर एनर्जी कंप्रेस होगी और फिस्ट की क्रिएट होती है। वो बड़ी जोर से पंच मारता है स्वॉर्ड को। वो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। मॉन्स्टर हैरान होता है, बोलता है क्या। यूनसियोंग जंप करता है और उस मॉन्स्टर को बड़ी जोर से किक मारता है। वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। यूनसियोंग बोलता है कि मैं तैयार हूँ डेविल्स, मैं यहाँ पे टेस्ट को पास करने के लिए आया हूँ। एक मॉन्स्टर बोलता है क्या, किस तरह का टेस्ट है। एक मॉन्स्टर हंस रहा होता है। वो बोलता है अच्छा मेरे को समझ आ रहा है, ये टेस्ट है मास्टर की अच्छी साइड में आने का है ना, ये इंसान इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तो एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है तो अच्छा तुम भी ग्रेट डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर की गुड साइड में आना चाहते हो। दूसरा बोलता है कि तुम्हारे जो अटैक्स है वो बड़े ज्यादा वीक थे, तुम बड़े ज्यादा शैबी नहीं हो। वो हंस रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर बोलता है कि इसे मार दो, इतना ज्यादा टाइम हो गया है, मतलब मेरा खून इस तरह कभी नहीं खोला है। वैसे चलाते
चलाते उसकी तरफ आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसे मार दो, इसके पीसीस कर दो। यूनसेंग उनकी तरफ देखता है और उन्हें पंच मार रहा होता है, वेल पीट रहा होता है। दो को वो पंच मारता है अपने हाथ से और ऐसे सभी मॉन्स्टर्स को पीट रहा होता है। मॉन्स्टर्स बोल रहे होते हैं इसे सराउंड करो, इसे उसकी वियर्ड टेक्निक्स को यूज मत करने दो। यूनसेंग ऐसे उन्हें किक मार रहा होता है, सेलेस्टियल किक को यूज करता है वो। यूनसेंग सोच रहा होता है मेरी जो सराउंडिंग है वो काफी ज्यादा वाइड है, मैं ऐसे ही खुले में इनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, ऐसे मैं सराउंडेड रहूंगा। तो एक मॉन्स्टर बोलता है इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, पर एक इंसान ही होता है, तुम सिर्फ डॉग फूड ही बनोगे मेरे कुत्ते के सामने। यूनसेंग बोलते है क्या ये कुत्ता है? वो सभी जो होते हैं डॉग्स वेल मॉन्स्टर ही वो यूनसेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। यूनसेंग बोलता है कि इनका तो कभी एंड ही नहीं हो रहा है। यूनसेंग आगे की तरफ देखता है और उन्हें पंच मारता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो डोमेन है कॉन्स्टलेशन की, ये उन्हीं की एट्रीब्यूट्स की तरह होते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल लॉ की तरह होते हैं। जैसे कि जो डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर है, इसकी जो डोमेन है उसमें सिर्फ एक ही रूल होता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें फाइट ही करनी है आपस में। यूनसेंग सोच रहा था मुझे हायर ग्राउंड फाइंड करना पड़ेगा ताकि मैं एडवांटेज ले सकूं ट्रेन का। वो एक मॉन्स्टर को पंच मारता है, वो सोच रहा था कि मुझे जीतना ही होगा किस तरह से। वो आगे देखता है एक बिल्डिंग होती है, वो जैसे एंटर करता है और बोलता है मुझे माफ कर दो पर मैं इस हाउस को बोरो करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है वेलकम सर, ये बड़ा ग्रेट टाइम है, मैंने अभी अभी एक वार्म सूप को फिनिश किया है। यूनसेंग बोलता है अच्छा ये रेस्टोरेंट है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है इस प्लेस पे। वो मॉन्स्टर बोलता है ऑफ कोर्स सर, तुम क्या खाना चाहते हो, हम यहाँ पे खाते भी हैं और फाइट भी करते हैं। यूनसेंग बोलते हैं मुझे माफ कर दो ऐसे तुम्हारे डोर में एंटर करने के लिए, पर कोई खाना क्या मेरे लिए, मैंने काफी टाइम से खाना नहीं खाया जो कि प्रॉपर्ली कुक हो। वो मॉन्स्टर बोलता है सर यहाँ पे। वो फिर उस पोट को यूनसेंग के ऊपर गिरा देता है और बोलता है कि कैसा रहेगा एक टॉक्सिक सूप तुम्हारे लिए, अच्छा रहेगा ना। वो यूनसेंग के मुंह पे गिरा देता है। वो बोलता है कैसा है ये सर, क्या ये तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली है? यूनसेंग बोलता है हाँ। वो मॉन्स्टर बड़ा हैरान होता है। यूनसेंग सारे पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसे मैसेज आता है कि जो तुम्हारी पॉइजन इम्यूनिटी है उसने तुम्हारे सभी टॉक्सिन से बचा लिया है, तुम पॉइजन को अपने विल के अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हो। तुमने जो पॉइजन है उसे अपने डैंटियन में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लिया है और स्टोर कर लिया है। यूनसेंग बोलता है ये जो प्लेस है एक हिडन जेम है। वो मॉन्स्टर बोलता है तुम कौन हो? बाकी मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं वहां पे और बोलते हैं ये यहीं पे है, अभी इंसान कहीं भी नहीं भाग सकता इस रेस्टोरेंट के अलावा। वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो धीरे धीरे आ रहे होते हैं और बोलते से मार दो। यूनसेंग स्माइल करता है और जो मॉन्स्टर होता है कुक उसे बड़े जोर से किक मारता है और बोलता है ये लो तुम्हारी टिप। वो ऐसे अंदर चला जाता है रेस्टोरेंट के और टेबल के पीछे छुप जाता है और एक चेयर को अपने हाथ में पकड़ लेता है। वो बोलता है मेरी तरफ आ जाओ अगर अटैक करना चाहते तो। एक मॉन्स्टर बोलता है कि इस ह्यूमन बास्टर को मार दो। यूनसेंग बोल रहा होता है मैं तुम्हारे साथ तो घंटों के लिए फाइट कर सकता हूँ यहाँ पे रह के। फिर हमें बताया जाता है कि काफी ज्यादा घंटे हो गए हैं, यूनसेंग ऐसे ही रेस्टोरेंट में है और फाइट करते जा रहा है। वैसे चेयर को मॉन्स्टर्स की तरफ भेज रहा होता है और उनकी स्वॉर्ड को रोक रहा होता है। पहले अगर तुम पूछोगे कि ये टूट की चेयर, तो इसने अपनी इनर एनर्जी से चेयर को कवर किया, तो ये स्वॉर्ड से भी नहीं कट रही है। यूनसेंग को मैसेज आता है कि तुमने चेयर फिस्ट मार्शल आर्ट्स को लर्न कर लिया है, तुम चेयर को एज ए वेपन यूज कर रहे थे। यूनसेंग बोलता है जैसा मैंने सोचा था। फिर उसे फिर से मैसेज आता है कि न्यू स्किल चेयर फिस्ट रैंक बी की जनरेट होती है। यूनसेंग बोलता है कि यहाँ पे पक्का कुछ डिफरेंट है, मुझे अलग सी फील आ रही है, मुझे मजा आता है लाइफ थ्रेटनिंग बैटल से। मैं फाइनली समझ पा रहा हूँ कि गोडस ने इस तरह का टेस्ट मेरे लिए प्रिपेयर क्यों किया है। हम बताया जाता है कि सेम टाइम पे जो गोडस ऑफ बैलेंस है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है। गोडस ऑफ बैलेंस बोलती है क्या कोई न्यूज है क्या यूनसेंग की, कैसे चल रही है रिसर्च? एडेक्विनिल बोलती है वो ऐसे उड़ रही होती है कि मैं कैसे एक सिंगल इंसान को एबिस में फाइंड कर सकती हूँ। फिर हमें दोबारा मॉन्स्टर का सीन दिखा देता है, यूनसेंग मार रहा होता है, वो दो ऐसे गिरे होते हैं। यूनसेंग बोलते क्या यही थे क्या, मेरे को और कितने ज्यादा टाइम इन तरह की बैटल्स को फाइट करना पड़ेगा? वे फिर आगे की तरफ देखता है हैरानी से। वेल एक पोर्ट टाइप होता है, उससे कुछ लिक्विड गिर रहा होता है। हमें बताया जाता है कि यूनसेंग की जो 5 सेंसेस है वो पीक पे पहुंच गई हैं, तो इसलिए वो बड़ी ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं। यूनसेंग उस पोर्ट की तरफ जाता है। फिर हमें फिर बताया जाता है कि इसकी वजह से वो समझ जाता है कुछ अनयूजुअल हो रहा है इस पोर्ट से। यूनसेंग हैरान होता है। फिर हमें फिर से बताया जाता है कि कुछ रेयर है और बड़ा ज्यादा पावरफुल फोर्स है जो कि इस पोर्ट के साथ मिक्स हुई है, मतलब इस पोर्ट के अंदर। तभी एक मॉन्स्टर यूनसेंग को पकड़ लेते और बोलते नहीं, मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया इस पोर्ट को ऑब्टेन करने के लिए। यूनसेंग उस पोर्ट को उठा लेते और बोलते क्या ओनर तुम मरे नहीं हो अभी? वो मॉन्स्टर बोलते क्या मरा? जो डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर है वो किसी को भी ऐसे मरने नहीं देता है। वो ऐसा नहीं देखना चाहता कि मतलब बोरिंग हो जाए फाइट से मरने की वजह से। तो जब भी तुम मरते तुम रिवाइव्ड हो जाते हो ताकि तुम एंडलेसली फाइट कर सकते हो। तो मैं मर नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा, प्लीज इस पोर्ट को छोड़ दो, मैंने बड़ा ज्यादा सफर किया है इस एडमेंटियम पोर्ट को फाइंड करने के लिए। यूनसेंग उसे किक मारता और बोलता बकवास करना बंद करो, तुम्हें फाइट से तो मिला ये फर्स्ट प्लेस पे। वो मॉन्स्टर बोलता पर वो फिर रो रहा होता है। यूनसेंग ने उसके मुंह के ऊपर पैर रखा होता है। यूनसेंग बोलता है कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ को मतलब जोखिम में रख के फाइट करे तो विनर को ऑब्वियसली प्राइस मिलना चाहिए ना। ये जो
एडमेंटिम पोर्ट है, नहीं ये जो रेस्टोरेंट है, नहीं ये पूरा जो इन है ये मेरा हुआ अब से, स्टार्टिंग से, आज से ही ये सब कुछ मेरा है। फिर हम बता देते ये इन जो है, यूनसियोंग ने एक बार एक मार्शल आर्ट स्टोरी लर्न की हुई थी। वो एक स्टोरी थी एक रिटायर्ड मार्शल आर्ट मास्टर की। उसने एक इन को बाय किया था और उसको उसने बड़ा ज्यादा अच्छा बनाया और वो उसे रन करता था। ऐसे उसने पहले जो लोकेशन है वो वैसी चूज की जहाँ पे बड़ा ज्यादा फाइट होती थी कॉमन में। यूनसियोंग ने वो सीन को याद किया जो कि बड़ा ज्यादा टाइम पहले उसने देखा था। अब इसके पास अपने इसका रेस्टोरेंट है। यूनसियोंग बोलता है कि आज से ये प्लेस है डीमन इन। वेल उसने बोर्ड भी लगा दिया होता है ऊपर। वो जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है वो बोलता है मजाक मत करो तुम मेरे साथ, ये मेरा रेस्टोरेंट है। यूनसियोंग बोलता है और अगर तुम पाना चाहते हो तो तुम जीत सकते हो मेरे से दोबारा। यही तो चीजें हैं, यही तो रास्ता होता है कि इन चीजों को मतलब करने का, ऐसे तो मिलती हैं चीजें। यूनसियोंग अंदर आ जाता है और बोलता है कि वो जो डीमन ओनर था उसने किचन को हाँ काफी ज्यादा साफ रखा हुआ है। यूनसियोंग को फिर याद आता है जैसे उसका जो कैप्टन बोलता था कि यूनसियोंग लोगों को एक हॉबी चाहिए होती है, एक हॉबी। यूनसियोंग सोच रहा होता है कि वो कैसे उसने बोला था कि कोई भी टूल्स नहीं है तो मैं रो खाता हूँ, तो वैसे फिश को खा रहा होता है। यूनसियोंग हंसता है। यूनसियोंग बोलता है कि अब जो लोकेशन है, टूल्स है, इंग्रेडिएंट है, मेरे पास सब कुछ है। अब मैं स्टडी कर सकता हूँ कुकिंग को अपने फालतू टाइम में। चलो मैं फाइंड करता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। पहले वो एक चीज को उठाता है। वो बोलता है किस तरह का मीट है। ऐसा लग रहा है देखने से कि इसमें बड़ा प्रोटीन होगा। यूनसियोंग एक बाइट लेता है। उसे मैसेज आता है कि तुमने पॉइजन को कंज्यूम किया है, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। यूनसियोंग बोलता है कि वो डीमन बास्टर्ड, मैंने ऐसे बोल दिया था कि वो अपने किचन को अच्छी तरह से यूज कर रहा है, ऐसे क्यों यहाँ पे पॉइजन गिरा हुआ हर जगह इस रेस्टोरेंट में। वो एक फ्रूट को उठाता है और वो बोलता है कि अब मैं नेक्स्ट इस अननोन फ्रूट को खाता हूँ। वो जैसे इस फ्रूट को खाता है उसे फिर से मैसेज आता है कि तुमने पॉइजन को कंज्यूम किया है, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। यूनसियोंग फिर ऐसे मशरूम को खाता है, अलग अलग चीजों को खाता है, उसे ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं कि तुमने पॉइजन को कंज्यूम किया है, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट बार जब भी वो कुछ चीज खाता है तो ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं। यूनसियोंग अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है कि कौन अपने रेस्टोरेंट में पॉइजन ही रखता है, क्या ये फूड जो डीमंस खाते हैं वेल पॉइजन को ही खाते हैं क्या। बोलते चलो अब क्या बोल सकते हैं, मैं ऐसे भी इन्हें रो ही खाने वाला था और इसकी वजह से मेरी पॉइजन इम्यूनिटी स्किल है वो भी मतलब इंक्रीज हो गई और उसकी वजह से मेरी इनर स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही है। फिर वो उससे कुछ याद आता है और बोलता है हाँ अब मुझे कुछ याद आ रहा है, तो ये ठीक है मेरे लिए पॉइजन खाना। फिर वो सारे मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसे पोर्ट में डाल देता है। बोलता है कि मैं पॉइजन को एज ए इंग्रेडिएंट लेता हूँ और मैं उसे कुक करता हूँ, है ना, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर हमें बताया जाता है ये परफेक्ट लॉजिक है कि अब से जो मतलब मॉर्निंग में होता था कि यूनसियोंग मॉन्स्टर से फाइट करता था, फिर उसे एक्सपीरियंस मिलता था और रात को वो कुकिंग को स्टडी करता था। और ऐसे जो टाइम था उसने डीमन इन में स्पेंड किया वो 100 सालों से ज्यादा हो गया। एक दिन यूनसियोंग ऐसे झाड़ू मार रहा होता है अपने इन में। यूनसियोंग सोचता है कि ये अब टाइम है मेरे को लगता है। तब वो रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है और बोलता है कि ह्यूमन बाहर आ जाओ, मैं वापस आ गया हूँ, मेरे रेस्टोरेंट को वापस कर दो तुम बदतमीज से इंसान। एक मॉन्स्टर बोलता है कि ये दोबारा हो रहा है ना आज। दूसरा बोलता है कि हाँ आज फन होगा, चलो आज हम भी फाइट को ज्वाइन करते हैं। यूनसियोंग बोलता है कि मुझे तुम बड़ा अच्छे लगते हो क्योंकि तुम गिव अप नहीं कर रहे हो इतने ज्यादा टाइम मेरे हाथों मरने के बाद भी, पर ये जो प्लेस है ये डीमन इन नहीं, तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं है अब। फिर वो सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वो उस डीमन इन के मॉन्स्टर को भी मतलब मुंह पे मारता है। वो बोलता है कि सही नहीं है, उसने किचन नाइफ पकड़े होते मॉन्स्टर ने। वो बोलता है कि मेरे किचन नाइफ से तुम्हारी तरफ पहुंच ही नहीं रही है। यूनसियोंग उसे बड़ी जोर से लात मारता है। वो बोलता है तुम मेरे इनसे दफा हो जाओ। यूनसियोंग को मैसेज आता है कि तुमने एक स्किल ऑब्टेन की है, इतने ज्यादा बैटल से तुम्हें ए रैंक स्किल मिलती है, बॉडी एंड फिस्ट। जो डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक है वो भी इजी बन गई है तुम्हारे लिए यूज करने के लिए। तुम्हारी जो इनर स्ट्रेंथ सर्कुलेशन है वो फास्ट हो गई है। फिर हमें बताया जाता है जो ए रैंक स्किल बॉडी एंड फिस्ट है जो यूनसियोंग ने अभी लर्न की, उसमें बॉडी और माइंड सिनर्जाइज हो जाता है, वेल मतलब मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से। अगर तुम खुद को कंपेयर करो तब से जब तुमने ये लर्न नहीं की है स्किल, तो तुम्हारी जो बॉडी है वो बड़ ज्यादा मतलब डजन टाइम ज्यादा फास्टर हो गई है। सभी मार्शल आर्टिस्ट चाहते हैं स्किल को ऑब्टेन करना, पर एक हंटर की स्किल ऐसी होती है जिसे तुम ऐसे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, मतलब चाहने से ही। पॉपुलर स्किल जो होती है उसको यूजर ने बड़ा ज्यादा एनालाइज किया होता है और काफी ज्यादा मतलब जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो भी ऑक्शंस में अपीयर होते हैं। जैसे हमें एक ऑक्शन का सीन दिखाई देता है, वहां पे बोलते हैं कि जो नेक्स्ट आइटम है वो फ्रोजन एरो है और एक मैजिक स्क्रॉल है मतलब स्पेल के साथ। पर अगर बात की जाए मार्शल आर्टिस्ट की तो वो बड़ा स्मॉल नंबर में होते हैं। तो इसमें फिर हम मार्शल आर्टिस्ट का सीन दिखाई देता है, एक बोल रहा होता है बॉडी एंड फिस्ट स्क्रॉल प्लीज। दूसरा बोलता है कि ये इससे अच्छा तुम एक लॉटरी टिकट को क्यों नहीं बाय कर लेते। हाँ बताया जाता है कि उन्हें बड़ा ज्यादा कम लिटिल इन्फॉर्मेशन होती है आर्टिफैक्ट्स की, इसलिए इनके पास कोई चॉइस नहीं होती है, पर वो प्रे ही कर सकते हैं और होप ही कर सकते हैं कि जिस चीज को वो ढूंढ रहे हैं उन्हें वो मिल ही जाए। यूनसियोंग सोचता है कि मुझे ऐसे पता नहीं लगा कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, पर इतने ज्यादा सालों से इतने ज्यादा टाइम अपनी लाइफ को रिस्क करने से मुझे फाइनली मिल ही गई ये बॉडी एंड फिस्ट स्किल। अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में बाहर आ गई तो मार्शल आर्टिस्ट सचमुच रो देंगे खुशी के मारे। फिर मतलब किसी को पता नहीं होता कि स्किल्स को कैसे ऑब्टेन करना है मार्शल आर्ट्स में, तो यूनसियोंग को मिल गई है तो यूनसियोंग वेल दूसरों को सिखा भी सकता है। तो मॉन्स्टर होते वो द्वारा अंदर घुस रहे होते हैं इनके और बोलते हैं मुझसे फाइट करो मुझसे। यूनसियोंग बोलते वेल वो ऐसे पॉसिबल होगा अगर मैं वापस जा पाऊंगा तो। तभी एक मॉन्स्टर ऊपर की तरफ उड़ रहा होता आसमान में और हंसते हुए
बोल रहा होता है ये तो एक एंडलेस फाइट है। जो भी डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर का ग्रेस को रिसीव करते हैं, पावर को रिसीव करते हैं, उन्हें मैं बोल रहा हूँ कि इससे फेल मत होना तुम कभी। वेल यूनसियोंग को बोल रहा होता है कि इससे फेल मत होना। मॉन्स्टर्स को मतलब बोल रहा होता है वेल ये सब मॉन्स्टर हार जाते हैं। एक बोल रहा होता है वेल वो ओनर ही कि ये कैसे पॉसिबल है, हम इतने ज्यादा थे साथ में फिर भी हम एक सिंगल ह्यूमन को नहीं हरा पाए, और वो भी 100 सालों तक। जितने ज्यादा सालों तक वो अंत रहेगा हम उसे हरा नहीं पाएंगे। एक बोलता है कि किसने ये बिल्डिंग बनाई, ये इतने ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैसे, ये टूटती क्यों नहीं है। यूनसियोंग बैठा होता है। मॉन्स्टर्स बोल रहे होते हैं कि हम ऐसे क्रश नहीं कर सकते हैं इसे रेस्टोरेंट के साथ। फिर हमें बताया जाता है कि सेम टाइम पे मतलब डीमंस भी कुछ चेंज पाना चाहते थे। यूनसियोंग को भी लगा कि मतलब डेवलपमेंट की जरूरत है अब। यूनसियोंग बोलता है कि अब मैं ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जो खाना बनाने की स्किल्स हैं उसने मुझे अलो की है कि मैं अपनी एनर्जी को कल्टीवेट कर सकता हूँ, पर जो मेरे मार्शल आर्ट्स हैं उन्होंने कोई भी प्रोग्रेस मेड नहीं की है, और ये पॉसिबल नहीं एक्सपीरियंस करना जब मैंने एक्वायर किए थे बॉडी एंड फिस्ट को। मार्शल आर्ट्स बोलते क्या, नहीं ये नहीं हो सकता। क्या एडमेंटियम शार्ड, ये ग्राउंड के ऊपर क्या कर रहा है, ओह माय गुडनेस, ये तो वोर्ड बीस्ट का मीट है, इससे तो मेरे को मतलब मेरे मुंह से पानी आ रहा है। मैं तो यही बैट लगाता हूँ कि मेरे जो स्टैट्स है वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे, मतलब बड़ा ज्यादा तरीके से फास्ट तरीके से इंक्रीज होंगे अगर मैं इसे कुक करूंगा तो। यूनसियोंग स्माइल करता है और बोलता है कि ये पागल इंसान, ये मेरे को बेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को बाहर निकालने की है। फिर हमें बताया जाता है कि जो डीमंस है वो उन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर जीतने की कोई मतलब चांस नहीं है अगर वो डीमन इनमें रहेगा मतलब यूनसियोंग तो मॉन्स्टर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये ऐसी चीज नहीं है, मतलब वो सभी मतलब चीजें लाए होते हैं अलग अलग, और बोल रहे होते हैं कि तुम देखना चाहिए सच्ची मुच्ची, ये ऐसी चीज नहीं है कि तुम मतलब इसे रोज देखोगे। फिर हमें बताया जाता है कि वो ऐसी चीजें मतलब ला रहे हैं ताकि मतलब यूनसियोंग आ ही जाए बाहर। यूनसियोंग बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुम डीमंस सब कुछ तो ठीक है पर तुम अपनी मतलब तुम्हें एक्टिंग स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, तुमको ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो। एक मॉन्स्टर बोलता है ये सच्ची मुच्ची बाहर आ गया, तो बाकी जो दूसरा होता है वो चुपचाप सुन रहा होता है, मतलब सभी चुप हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोलते वो कि क्या ये सच्ची मुच्ची डीमन इन से बाहर आ गया है। वो सभी अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उसके ऊपर, बोलते हैं कि सच्ची मुच्ची बाहर आ गया, चलो इसे मार देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो डीमन इन है ऐसे तो वो यूनसियोंग की सेफ्टी की तरह एक्ट कर रहा था, पर इसने रिस्ट्रिक्ट भी की है उसकी ग्रोथ को, सिर्फ स्मॉल नंबर के डीमंस ही अंदर आ सकते हैं और फाइट कर सकते हैं उसके साथ। तो इसीलिए मतलब इसको जो अपनी लाइफ को रिस्क में लाना पड़ेगा एनलाइटमेंट को पाने के लिए, वो इनके अंदर तो हो नहीं पा रहा था, इसलिए इसने ऐसा किया कि ये खुद बाहर आ गया। क्योंकि डीमंस की टेरिबल एक्टिंग और ट्रिकरी से कुछ होगा नहीं, तो उसे पता ही था वैली ये मतलब डीमंस उसे बेट ही कर रहे हैं। मॉन्स्टर्स को पंच मार रहा होता है। एक बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास अपर हैंड है। तभी यूनसियोंग के सामने एक डीमन आ जाता है। यूनसियोंग भी हैरान होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। यूनसियोंग बोलता है अब मेरे को लगता है कि चीजें ज्यादा अच्छी नहीं है। वो मॉन्स्टर बोलता है हंसते हुए कि क्या हुआ, ये डरावना है क्या, तुम बाहर हो, तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है ना, तुम बड़ा सा कोवर्ड हो, तुम बड़ा ज्यादा डरपोक इंसान हो, तुम वॉल्स के पीछे छुपे हुए थे और खुद को बड़ा सा बहुत बड़ा समझते थे तुम, आज ये सब कुछ खत्म होगा। यूनसियोंग ने स्वॉर्ड को डॉज कर लिया होता है और बोलता है ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे हारूंगा। वो मॉन्स्टर भी हैरान होता है। यूनसियोंग बोलता है मुझे नहीं लगता कि मेरे मार्शल आर्ट्स इंप्रूव होंगे इस रेट के ऊपर। वो मॉन्स्टर बोलते है क्या बोला तुमने हमें समझा क्या है। वो यूनसियोंग की तरफ अटैक कर रही होती है। यूनसियोंग ने डॉज करके मार रहा होता है। वो मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं मर जाओ। फिर हमें बताया जाता है कि जो जुआन ली था वो अकेला मार्शल आर्टिस्ट है जो ए रैंक तक पहुंचा था। उसने एक बार बोला था कि वो एक स्टेज पे ऐसे पे पहुंच गया, तब मतलब बंदे को पता लग जाता है कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है खुद पे। यूनसियोंग को तब नहीं पता था कि उन वर्ड्स के मतलब पीछे मीनिंग क्या है पहले, पर अब वो पीक पे पहुंच गया तो अब वो समझता है। पास्ट में वो सिर्फ इनर स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करने के लिए फोकस कर रहा था और अपने एनिमीज के अटैक्स को मतलब रोकने के लिए और उन्हें मारने के लिए, पर एक अलग सी सेंस उसे हर वक्त फॉलो करती थी और वो था उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पर वो अब नहीं है, वो वैसी चीजों को फेल नहीं करता है, मतलब फील नहीं करता है। अब वो सेल्फ अवेयर है कि वो किस तरह का बीइंग है, मतलब किस तरह का इंसान है। उसे पता है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। वैसे एक मतलब वो वैसे ही उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है और उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। हम बता देता है वो वर्ल्ड को सेंस कर सकता है। वर्ल्ड जैसे कि उसे बता रहा है कि जो मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे हैं वो उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे मैसेज आता है कि तुम सक्सेसफुली लर्न कर लिया कि तुम दूसरों के अटैक्स के साथ कैसे उन्हें डोज कर सकते हो और बड़े आसानी से उनका फन बना सकते हो। ये तुम इनर स्ट्रेंथ से कर पा रहे डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक की। तुमने लर्न कर लिया ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को यूज करना खुद के लिए। वो उस मॉन्स्टर को उठा देता है वेल उसकी स्वॉर्ड को पकड़ के। फिर उसे फिर से मैसेज आता है कि तुमने एनलाइटमेंट को पा लिया फुल काउंटर टेक्निक की। फिर उसे बड़ी जोर से नीचे फोड़ता है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने सर के बल नीचे गिरता है। फिर उसे फिर से मैसेज सुनाई देता है कि तुम्हें ए रैंक स्किल फुल काउंटर मिलती है। फिर हमें बाद का सीन दिखा देता है। यूनसियोंग बोल रहा होता है कि शुक्रिया एडमेंटियम और मीट के लिए, मैं बड़ा ज्यादा शुक्रअंदाज हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ दोबारा फाइट कर लूंगा जब मैं चाहूंगा, अगर तुम मेरे लिए गिफ्ट्स को ब्रिंग करोगे तो। एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है तुम सिर्फ वेट करो इंसान। तो ऐसे मॉन्स्टर्स बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए ले आए आसमान जैसे तुमने प्रॉमिस किया था ह्यूमन, अब बाहर निकलो और हमारे साथ फाइट करो। वैसे उन्होंने मीट और एडमेंटियम रखा होता है। यूनसियोंग बोलता है ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो पर तुम कहाँ पे हो। तभी ऊपर एक लाइट ग्लो होती है, वो नीचे गिरती है और एक एक्सप्लोजन होती है। जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि जल्दी से अटैक करते रहो,
ये क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा स्पेशलाइज है। हम इसे लॉन्ग डिस्टेंस से मैजिक को यूज करके इसे फिनिश कर देते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से फायर कर रहे होते हैं और एक्सप्लोजन हो रही होती है। फिर थोड़ी देर में यूनसियोंग बाहर आ जाता है, वेल स्मोक में दिख ही रहा होता है। वो उसे मैसेज आता है कि तुमने सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया इनके अटैक को इनर स्ट्रेंथ को यूज करके डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक की। और इतने ज्यादा अटैक्स को ब्लॉक करने से तुम्हारी जो बॉडी है उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो गई है और एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर और एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गई है। उसे फिर से मैसेज आता है कि तुम ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। तुम इन वल्नरेबिलिटी स्टेज पे पहुंच गए। वेल मेरे को प्रोनाउंस ही करना नहीं आ रहा है। यूनसियोंग एक मॉन्स्टर को मारता है और वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि नहीं ये इंसान तुम मर क्यों नहीं जाते, तुमने मैजिक हेड ऑन ली है पर तुम कैसे ठीक हो, तुम मूव कैसे कर पा रहे हो। उसे फिर से मैसेज आता है कि तुमने ए रैंक स्किल इनवर्नेबल बॉडी को पा ली है। वो मॉन्स्टर्स को ऐसे उड़ा रहा होता है। फिर हम बता जाते हैं कि जितने ज्यादा डीमंस आते हैं उसे घेरते हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर यूनसियोंग बन जाता है, उतना ज्यादा लार्ज गैप बन जाता है उन सभी के बीच में। और फिर से हमें 100 ईयर्स के बाद का सीन दिखा देता है। वो सब मॉन्स्टर ऐसे गिरे होते हैं नीचे। यूनसियोंग बोल रहा होता है ठीक है आज के लिए काफी है इतना, सब वापस जा सकते हैं। और जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो ऐसे उसके मतलब लाइन लगा के खड़े होते हैं इनके बाहर। एक बोल रहा था नहीं हमने तो एक भी बार फाइट नहीं की है अभी। तो एक मॉन्स्टर जो लाइन में लगा होता है वो बोलता है क्या तुम इतनी जल्दी क्लोज हो रहे हो, तुमसे मैंने पूरा दिन इंतजार किया है तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। यूनसियोंग बोलता है इस नंबर को लो मैं तुम्हारे साथ फाइट कर लूंगा। तो तुम फर्स्ट हो गए मेरे साथ फाइट करने के लिए। वो टोकन दे देता है उस मॉन्स्टर को। वो मॉन्स्टर बड़ा सा खुश होता है वाओ। वो मॉन्स्टर बड़ा सा खुश होता है और बोलता है वाओ ये इंसान तो बड़ा सा काइंड है। ह्यूमन तुम मुझसे फाइट करना कल फर्स्ट, ठीक है मैं फर्स्ट होऊंगा। फिर नेक्स्ट मॉन्स्टर की बारी आती है। यूनसियोंग बोलता है कि ऐसे लाइन को कट मत करो, मैं उसके साथ फाइट नहीं करूंगा जो ऐसे मतलब शोर शराबा मचाएगा। जो आगे वाला मॉन्स्टर होता है वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं इंसान, जो डीमंस फाइट करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से सुनते हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को पाना। तुम लाइन में खड़े होंगे अच्छी तरह से। यूनसियोंग अंदर चला जाता है इनमें और बोलता है मैं बड़ा ज्यादा क्लोज होंगे इनके साथ, पता नहीं किसी तरह से। मैं ये गैस कर सकता हूँ कि ये उस वक्त से हो रहा है क्योंकि मैं इनसे 100 सालों से ऐसे बैंस रहा हूँ लड़ रहा हूँ। फिर यूनसियोंग एक कार्ड टाइप को निकाल लेता है। हम बता जाते हैं एक हंटर कार्ड है, एक मैजिकल इक्विपमेंट होता है जो कि यूनसियोंग को मिला जब उसने फर्स्ट टाइम एसोसिएशन के साथ रजिस्टर किया था। जब भी हंटर अपनी एनर्जी को इसके साथ इम्ब्यूड करता है चाहे मैजिकल हो चाहे इनर स्ट्रेंथ हो, वो यूजर के स्टैट्स को डिस्प्ले करता है। यूनसियोंग बोलता है चलो देखते हैं, काफी ज्यादा टाइम हो गया मैंने देखा नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग की वजह से कितनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। वो इनर एनर्जी को उस कार्ड में भेजता है, वो कार्ड ग्लो करता है। यूनसियोंग हैरान होता है। फिर उस कार्ड से हमें पता लगता है कि यूनसियोंग का नाम यूनसियोंग चोई है, हंटर रैंक C+, जो मार्शल आर्ट्स और स्टेज पीक। एक्वायर्ड स्किल है A रैंक डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक, A रैंक कंप्लीट पॉइजन इम्यूनिटी, A रैंक बॉडी एंड फिस्ट, A रैंक फुल काउंटर, A रैंक इनवल्नरेबल बॉडी, A रैंक 3 फ्लावर कन्वर्जेंस, A रैंक हेवनली मार्शल बॉडी, A रैंक स्टेट ऑफ परफेक्शन। और लास्ट में कोमा रैंक होती है, वो रेजोनेंस फ्रॉम द वर्ल्ड होती है। यूनसियोंग बोलता है कि मैंने इतनी ज्यादा स्किल्स को गेन कर ली है, अगर मैं अर्थ में होता तो मैं ऐसा सपना भी नहीं दे सकता इनको पाने का, पर ये क्या चीज है। वो हैरान होता है क्योंकि वो रेजोनेंस फ्रॉम द वर्ल्ड की बात कर रहा होता है, वो अलग सी स्किल है और उसमें कोमा लगा होता है। फिर हमें बता जाता है कि सभी जो A रैंक स्किल थी वो अमेजिंग थी, पर यूनसियोंग की आइज एक ही स्किल के ऊपर आई, वो थी A रैंक अनक्यूरेबल पॉइजन इम्यूनिटी। यूनसियोंग बोलते क्या, अगर मैं सही तरीके से याद करूं तो मैं जब ये फर्स्ट टाइम लर्न की थी तो ये D रैंक मार्शल आर्ट स्किल थी। मैंने कभी भी कोई स्किल नहीं देखी जो मतलब रैंक्स में ऊपर जाती है, पर मैं ये गैस कर सकता हूँ कि ये मतलब अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि मैं ट्रेन कर रहा हूँ अभी इसमें, वो भी 100 सालों से ज्यादा नहीं, हजारों सालों तक मैं ट्रेन ही कर रहा हूँ। फिर हम बता जाते हैं A रैंक अनकॉन्क्यूरेबल पॉइजन इम्यूनिटी। इसका यही फायदा है कि मतलब पॉइजन तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाएगा, तुम इससे पॉइजन को कंट्रोल कर सकते हो और इनर स्ट्रेंथ तुम्हारी इंक्रीज होती है जब भी पॉइजन को कंज्यूम करते हो। तो फिर A रैंक बॉडी एंड फिस्ट, तुम बड़ा ज्यादा प्रिसाइजली मूव कर सकते हो, तुम्हारी मूवमेंट्स बड़ा ज्यादा स्मूथ होती हैं जैसा तुम चाहते हो वैसे। फिर हम बता जाते हैं A रैंक फुल काउंटर, ये ऐसी एबिलिटी होती है जिससे तुम एनिमी के अटैक्स को एनिमी के ऊपर कर सकते हो, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। फिर हम बता जाता है A रैंक स्किल इनवर्नेबल बॉडी, जो स्किन है वो स्टील की तरह हार्ड बन जाती है और तुम मोस्ट अटैक्स को मतलब बच पाते हो, जैसे कोई स्पेयर का भी अटैक हो जाए और स्वॉर्ड का भी अटैक हो जाए तो वो टूट जाएंगे। यूनसियोंग बोलते हैं कि इनको देख के तो ऐसा लग रहा है जितना मेरे को पता है स्किल्स के बारे में ये अच्छी हैं। फिर हम बता जाते हैं कि A रैंक स्किल कन्वर्जेंस ऑफ 3 फ्लावर्स जो होती हैं, ये स्किल ऐसी होती है जो यूनसियोंग ने अर्थ में भी सुना था इसके बारे में। हमें बताया जाता है कि जो मैजिक पावर और इनर स्ट्रेंथ होती है वही हंटर यूज करते हैं जब वो स्किल को यूज करते हैं। वेल मैजिक पावर और इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है उनके लिए, जब ये कम हो जाती हैं तो जो पावर होती है वो भी कम हो जाती है और फेंट बन जाती है, तो इसकी वजह से स्किल यूज नहीं होती है या फिर जो स्किल की पावर होती है वो कम हो जाती है। और अगर उल्टा बोला जाए मतलब इनर स्ट्रेंथ ज्यादा हो और प्योर हो तो एक इंसान लेजेंडरी पिनेकल स्टेज में पहुंच जाता है। जब 3 फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, जब तुम अपनी की को कल्टीवेट करते हो, उसे बोला जाता है कन्वर्जेंस ऑफ 3 फ्लावर। यूनसियोंग हैरान होता है और बोलता है कि अगर मेरे को अच्छी तरह से याद हो तो ये स्किल उन्हीं को नहीं दी जाती, उन मार्शल आर्टिस्ट को जिन्होंने A रैंक यूनिक मार्शल आर्ट टेक्निक्स को मास्टर किया होता है। टेक्निक्स जैसे कि
वोयलेट डोन डिवाइन टेक्निक और डिवाइन टाइची टेक्निक। फिर हमें बताया जाता है कि यूनसेंग चोई अवेयर नहीं है। ऐसा डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक भी बड़ा सा स्लो है और मतलब थकान भरी है, पर ये अलाउ करती है मतलब प्योरेस्ट इनर एनर्जी को, इनर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए, और ये इस टेक्निक को थाउजेंड ऑफ ईयर से प्रैक्टिस कर रहा है। फिर हमें बताया जाता है ए रैंक हेवनली मार्शल बॉडी। इसका ये मतलब है कि एक के पास ऐसी बॉडी होती है जो कि गिफ्टेड है मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर हम सही तरीके से और ज्यादा डीपली बोलें तो उनकी जो एफिनिटी होती है इनर स्ट्रेंथ के साथ वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और वो अच्छी तरह से मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकते हैं। ये यही है, मतलब यही इनकी इनिशिएट ट्रेट है। यूनसेंग बोलते हैं कि ये पक्के मैजिक स्टॉर्म की वजह से है, ये सब उसी की वजह से है क्योंकि मेरे पास ऐसे तो कोई भी इनिशिएट टैलेंट नहीं था। जो गॉडेस उसने पक्का ही जो मेरा फर्स्ट ट्रायल मैजिक स्टॉर्म है वो किसी रीजन के लिए दिया होगा। जो गॉडेस की प्रिपरेशन है उसके लिए हम उसे बुरा नहीं बोल सकते। फिर हमें गॉडेस दिखाई देती है छोटी सी, वो बोल रही होती है कि हम अभी भी फाइंड नहीं कर पाए उसे, वो कहाँ पे होगा। फिर हमें बताया जाता है ए रैंक स्टेट ऑफ परफेक्शन। काउंटलेस एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद जो प्रैक्टिकल सिचुएशन थी, एक मार्शल आर्टिस्ट को एनलाइटमेंट मिलती है तो वो स्टेट ऑफ परफेक्शन में पहुंच जाता है। तो मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीख जाते हो मतलब एक बार देखने से ही। यूनसेंग बोलते मैंने इस टेक्निक के बारे में तो सुना ही नहीं कभी भी। एक इंसान मतलब एक सिंगल मार्शल आर्ट टेक्निक्स को ही मतलब मास्टर नहीं कर पाता है पूरी जिंदगी, पर इस टेक्निक की वजह से मैं बड़े ज्यादा नंबर ऑफ टेक्निक्स को यूज कर सकता हूँ। जैसे जो मेजेस है वो डिफरेंट स्पेल को यूज कर पाते हैं। ये ऐसी स्किल है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी है, पर ये सच्ची मुझे बड़ा ज्यादा पावरफुल स्किल है। यूनसेंग बोलते पर ये लास्ट वाली, इसका मतलब क्या है, इसका कोई रैंक भी नहीं है, वो होती है रेजोनेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। तुम बड़े ज्यादा क्लोज हो अपनी एग्जिस्टेंस के पीक पे पहुंचने के लिए, और जो यूनिवर्स है वो तुम्हारे लिए रेजोनेट कर रहा है। यूनसेंग बोलते पीक वो भी मेरी एग्जिस्टेंस का, और जो यूनिवर्स है मेरे लिए रेजोनेट करेगा। इसका क्या मतलब है, कभी कुछ होता है कि जब मतलब हंटर कार्ड खराब हो जाता है तो फिर हमें बताया जाता है कि यूनसेंग अवेयर नहीं है, उसे पता नहीं है ये एक ऐसा इवेंट है जो कि पूरी पृथ्वी को हिला सकता है। फिर हमें एक सीन दिखाई देता है जिसमें यूनसेंग कुछ बना रहा होता है पोर्ट में। फिर हमें बताया जाता है कि वो बर्थ होगा फर्स्ट ह्यूमन कॉन्स्टलेशन का, जिससे पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। यूनसेंग सूप को बना रहा होता है और बोलता है कि जो सूप है वो फिनिश हो गया क्यों होना, जब मैं हंटर कार्ड की तरफ देख रहा था। फिर से हमें बताया जाता है कि इसने फर्स्ट स्टेप ले लिया है कॉन्स्टलेशन के रास्ते की तरफ। फिर हमें दोबारा सीन दिखाई देता है इनका ही। मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि तुम बड़ा ज्यादा पावरफुल हो इंसान। वो अंदर बैठे होते हैं ऐसे रेस्टोरेंट में। वो बोल रहा होता है कि मुझे पता था मैं तुम्हारे लिए कोई भी मैच नहीं था जब मैं तुम्हारे हाथों मरा था, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि मैं इसे 500 सालों से चैलेंज कर रहा हूँ पर ये हर बार ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यूनसेंग बोलता है कि ठीक है, जो मेरे से हारे हैं वो इन्हें ट्राई कर सकता है, वो कुछ मीट लाता है। एक मॉन्स्टर बोलता है फूड, कि सच्ची मुझे एक्चुअल में रेस्टोरेंट है। तो दूसरा बोलता है अच्छा ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम ऐसे चैलेंज करना। फिर वो मॉन्स्टर उसे खाने को खा लेता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो एनर्जी वो रिफिल हो रही है इस फूड की वजह से, अब मैं नेक्स्ट टाइम इसे पक्का ही हरा दूंगा। फिर हमें बताया जाता है कि ये न्यू रेसिपी टेस्टिंग है जो कि यूनसेंग का डेली रूटीन बन गया है। ये ऐसे नई नई कुकिंग स्किल को मास्टर कर लेता है और मेन्यू को चेंज करता रहता है। वो मॉन्स्टर खा रहा होता है एक फूड को और बोलता है ये बड़ा सा डिलीशियस है ह्यूमन, तुम फाइटिंग में ही अच्छे नहीं हो, तुम खाना बनाने में भी अच्छे हो। वेल वो यूनसेंग उसे लिख रहा होता है और रिव्यूज को। यूनसेंग दूसरे के पास जाता है और बोलता है डिश कैसी है। वो मॉन्स्टर बोलता है छी, ये तो ऐसी डिश है जिसे सिर्फ एक पिग ही खाए। यूनसेंग बोलता है वेल मैं यही गैस कर सकता हूँ, मैं हर बार सक्सीड तो नहीं कर पाऊंगा। एक मॉन्स्टर और चिल्लाता है और बोलता है कि तुम बदतमीज से इंसान, तुमने मुझे पॉइजन कर दिया। और वो वेल वहीं पे मर जाता है बेचारा, अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता है। यूनसेंग बोलता है वेल मुझे लगता है कि ये रेसिपी फेलियर है। उसने ये सभी जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट की तरह रखा हुआ है, फूड चेक करता है ये उनके ऊपर। यूनसेंग घर आना होता है और उसके आगे वेल एक मॉन्स्टर मरा हुआ पड़ा होता है। एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे खाने के लिए नहीं आया हूँ ऐसी चीज को। यूनसेंग पीछे की तरफ देखता है, वो जो मॉन्स्टर होता है उसने खाना नीचे गिरा दिया होता है। वो बोल रहा होता है कि इंसान मैं एक वॉरियर हूँ, मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे कोई प्रिजनर नहीं हूँ जिसे तुम टॉर्चर कर सकते हो। ऐसे मैं तुम्हारी स्कीम्स में नहीं पढ़ूंगा। और वो खाने के ऊपर पैर रख देता है। वो बोलता है इंसान मेरे साथ फाइट करो, और फियर एंड वेल स्क्वायर बोने लगा होता है और यूनसेंग उसके सर को ही उड़ा देता है। यूनसेंग ने अपना पंच आगे की तरफ किया होता है और उसकी वेल आधी सिर ही गायब हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। यूनसेंग बोलता है कि तुम्हें बोल देना चाहिए था कि तुम खाना नहीं खाना चाहते हो। ये क्या सोच रहा था, क्या कर रहे मेरे फूड के साथ जो मैंने बनाया है। तुम मेरे प्लेस में कभी नहीं आ सकते, तुम फॉरबिडन हो अब आने के लिए, तुम रिस्ट्रिक्ट करोगे फिर भी नहीं आओगे यहाँ पे। फिर वो बाकी मॉन्स्टर्स को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें ये विटनेस करना पड़ा, तुम अब कंटिन्यू कर सकते हो खाना और मुझे बता सकते हो कि फूड कैसा है। तो मॉन्स्टर डर जाते हैं और वो ऐसे झूठी बोल रहे होते हैं कि ये वेल बड़ा सा डिलीशियस है, इसमें तो टेस्ट आ रहा है नोबल स्पिरिट का। दूसरा मॉन्स्टर भी रोते हुए खा रहा होता है और बोलता है मैं तो इसको डोमिनेटर
वो ब्लड एंड वोर को भी डिवोट कर सकते हो एज ए ऑफरिंग। वाह ये तो बड़ा ज्यादा परफेक्ट टेस्ट है। यूनसिंग बोलते हैं ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है, ये तो इतना ज्यादा अच्छा टेस्ट कर नहीं रहा था मेरे को, इसलिए मैंने ये तुम्हें दिया ताकि तुम जज कर सको। मॉन्स्टर चुप होते हैं। यूनसिंग बोलते हैं मैं बड़ा ग्लैड हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया, इसको फिनिश ही करके जाना जब तुम बाहर जाओगे तो। मॉन्स्टर ऐसे मतलब अपने मुंह को जबरदस्ती बंद करके खा रहे होते हैं और वेल रो रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि फूड को ईट करने के बाद जो डीमन है वो डीमन इनमें 1 मंथ के लिए आए नहीं। यूनसिंग बोल रहा होता है कि मैं ये गैस कर सकता हूँ कि डीमन के पास बड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है, ये इस बेकार से खाने को अच्छा समझ रहे थे। यूनसिंग को मैसेज आता है कि तुमने काफी ज्यादा डिफरेंट रेसिपीज को एक्सपेरिमेंट किया है, टेस्ट करने से मतलब तुमने बड़ा डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स को टेस्ट किया है, तुमने सी रैंक स्किल अर्न कर ली एबिसिस लो ग्रेड कुकिंग। फिर यूनसिंग ऐसे ट्रेन कर रहा होता है, अपने पंच को मार रहा होता है, किक कर रहा होता है। यूनसिंग बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, मेरी जो इनर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरा डांटेन है वो फुल है और रुक गया है, मेरी जो ग्रोथ है वो ब्लॉक हो गई है। ली शुआन जो था, जो होप थी मार्शल आर्टिस्ट की, वो भी सिर्फ पीक रैंक तक ही पहुंच पाई। तभी एक मॉन्स्टर वहां पे आ जाता है। यूनसिंग बोल रहा होता है कि ऐसे तो मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ पर मेरे पास कोई भी नहीं जिसे एज अ मैं रेफरेंस यूज करूँ, क्योंकि लीशॉन भी पीक रैंक पे ही था। अब कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बचा जो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे को लगता है कि मेरे को इस बैरियर को खुद ब खुद ही ओवरकम करना पड़ेगा, मेरे पास सिर्फ एक ही मेथड है, वो है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तो वहां पे एक अलग सा मॉन्स्टर आ जाता है। यूनसिंग बोल रहा था मुझे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जो कि लोकल लेसर डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मेरे को एक बड़ा फॉर्मिडेबल ओपोनेंट चाहिए जो कि मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो वहां पे वो मॉन्स्टर आ जाता है और बोल रहा होता है क्या ओनर अंदर है। यूनसिंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे डाइन के लिए आए हो, बड़ा ग्रेट टाइम है, हमारे पास बड़ा हाई क्वालिटी मीट है आज के दिन, जल्दी आओ और एक सीट पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए मीट राइस का बोल बनाता हूँ। यूनसिंग हैरान होता है उसकी तरफ देख के। वो मॉन्स्टर बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वेल वो डरावना होता है थोड़ा सा। यूनसिंग सोच रहा था बड़ा अनफेमिलियर डीमन है, मैंने कभी भी नहीं देखा यहाँ पे। जैसे यूनसिंग अंदर लाता था इनमें डीमंस को, वो उनकी एबिलिटीज को रीड कर लेता था और इसने न्यू कस्टमर के साथ भी ट्राई किया। वो मॉन्स्टर बोलता है कि मैं बड़ा ज्यादा दूर से आया हूँ क्योंकि मैंने र्यूमर सुना हुआ था, मैं यहाँ पे तुम्हारी स्किल्स को देखने के लिए आया हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि यूनसिंग एक मास्टर है पीक रैंक पे, वो जान सकता है देखने से ही कि ये जो डीमन है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यूनसिंग चोई से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसकी जो मैजिक पावर है वो ऐसी चीज को दिखा रही है जिसमें बड़ा इनफाइनाइट पोटेंशियल है डीमन स्पीसीज का। यूनसिंग बोलता है अच्छा मुझे समझ आया, ये स्टार्ट है मेरी न्यू लेवल ऑफ ट्रेनिंग का। यूनसिंग बोलता है कि आज का मेन्यू है मीट डोन बुरी विदाउट राइस, ये लो ट्राई करो इसे। वेल मुझे नहीं पता कैसी डिश है। जो मॉन्स्टर होता है वो चुप होता है। यूनसिंग सोच रहा होता है कि मैं ऐसे देखने से पता लगा सकता हूँ कि ये जो इंसान है, पहले ये जो गाय है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो मॉन्स्टर बोलता है शुक्रिया खाने के लिए, मैंने सुना है कि ये जो ओनर है इस प्लेस का वो यूनिक जेम्स को कलेक्ट करता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो स्ट्रेंज डीमन था उसने एक एडमेंटियम का इग्नोट निकाला था, एक ऐसा इनगोट जिसका साइज बहुत बड़ा था, उतना बड़ा कि यूनसिंग ने कभी देखा ही नहीं था। वो यूनसिंग उसे अपने हाथ में पकड़ लेता और बोलता क्या तुम्हें और राइस चाहिए। वो डीमन बोलते नहीं एक राइस काफी था और वो अच्छा था। यूनसिंग बोलता कि मुझे लगता है कि तुम मेरे को कुछ ज्यादा दे रहे हो। वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुमने बोला तुम इंसान हो। यूनसिंग बोलता है वेल हाँ। वो मॉन्स्टर बोलता है कि इंसान, मेरा नाम वारिगोस है, मैं फर्स्ट फैमिली मेंबर हूँ डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर का, मैं ऐसा हूँ जिसको उसने एक्स ऑफ ब्लड दी थी। मैं यहाँ पे अपने मास्टर के प्रपोजल को कन्वे करने के लिए आया। यूनसिंग बोलता है कैसा प्रपोजल। वो मॉन्स्टर बोलता है कि जो मेरा मास्टर है डोमिनेटर ऑफ ब्लड ऑफ वॉर वो तुम्हें काफी टाइम से देख रहा है, वो तुम्हें एक ऑनर देना चाहता है कि तुम उसकी फैमिली को ज्वाइन करो। फिर हमें बताया जाता है कि जो वेरिगोस है वो सोच रहा था कि बिना किसी डाउट के यूनसिंग आसानी से ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे कितनी भी दूर से क्यों ना आया हो। वो कोई भी ऐसा नहीं होता है इतना ज्यादा पागल कि वो एक कॉन्स्टलेशन के ऑफर को रिजेक्ट करे। और कोई ऐसा वैसा ऑफर नहीं, एक ऑफर कॉन्स्टलेशन से डायरेक्टली कि तुम उसके फैमिली मेंबर बन जाओ। यूनसिंग सोचता है फिर बोलता है शुक्रिया पर कोई भी शुक्रिया नहीं, मुझे माफ कर दो। मॉन्स्टर सुन के हैरान होता है, बोलता है क्या तुम मेरे मास्टर के ऑफर को रिफ्यूज कर रहे हो। यूनसिंग बोलता है हाँ। वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है। यूनसिंग बोल रहा होता है तो बड़ा इमेंस प्रेशर है, यही वो है जो मेरा ओपोनेंट है जिसे मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था। वो मॉन्स्टर बोलता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे पास पोटेंशियल है जो कि परफेक्टली सूट करता है मेरे मास्टर को, और तुम डिस्प्ले करते हो अपनी विलिंगनेस को फाइट करने के लिए, चाहे जितना मर्जी डिफरेंस और स्ट्रेंथ में तुम फिर भी मतलब फाइट करना चाहते हो। यही वो चीज है जिसे डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर चाहता है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने मुंह को ओपन करता है और बोलता है तुम किस रीजन के लिए रिफ्यूज कर रहे हो। यूनसिंग बोलता है मेरे पास वेल प्रायर कमिटमेंट है। वो मॉन्स्टर बोलता है क्या प्रायर कमिटमेंट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुमने किसी और कॉन्स्टलेशन की फैमिली को ज्वाइन किया, पर मैं कोई भी कॉन्स्टलेशन की एनर्जी को तुमसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। यूनसिंग बोलता है वेल मैं अभी कॉन्स्टलेशन के अंडर नहीं हूँ, पर उसने प्रॉमिस किया कि वो मुझे एक सपोर्ट देगा जब मैं उसके सारे
टेस्ट को पास कर लूंगा। ये सुन के वो मॉन्स्टर बड़े ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या तुम श्योर हो कि उसने तुम्हें स्कैम नहीं किया है? यूनसेंग बोलता है ओए डीमन, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो चलो फाइट करते हैं, बेमतलब की बकवास मत करो। वो मॉन्स्टर बोलता है सीरियसली मेरी बात सुनो, तुम जो बोल रहे हो वो सेंस नहीं बनाता है। यूनसेंग हैरान होता है। फिर हमें बताया जाता है कि अगर कोई कॉन्स्टलेशन किसी को अपनी फैमिली में ऐड करता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो उन्हें बड़ी बुरी तरह से चाहते हैं। ऐसा कोई भी कॉन्स्टलेशन नहीं होता है जो एक इंफीरियर बीइंग को अपनी फैमिली में डाल ले। और अगर कोई ऐसा बीइंग होता है जिसे कॉन्स्टलेशन चाहता है तो बाकी जो कॉन्स्टलेशन होते हैं अबिस में वो भी उन्हें चाहेंगे ही। तो इसीलिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बना देते हैं ताकि जो दूसरे कॉन्स्टलेशन है वो उस वॉरियर के ऊपर हाथ नहीं डाल सकें या फिर उन्हें अपने डोमेन में लेके आए और उन्हें ट्रेन करें। और अगर कॉन्स्टलेशन उन्हें ऐसे छोड़ दे और दूसरा उन्हें पकड़ ले तो उस कॉन्स्टलेशन को बेवकूफ बोला जाता है, वो भी बड़े ज्यादा सालों के लिए, हजारों सालों के लिए, और उसका मजाक बनाया जाता है। यूनसिंग बोलते हैं नहीं वेरिगोस, यहाँ पे कोई चीज है जो तुम समझ नहीं पाए हो। जो कॉन्स्टलेशन है मेरा, जो जिसने मेरे साथ प्रॉमिस किया है, उसके पास पावर है फ्यूचर देखने की। मुझे लगता है कि उसने फ्यूचर देखा है तो इसने मेरे को ऐसी ट्रेनिंग के लिए भेजा है। वो मोस्टली बोलता है क्लियर वोयंस, ये तो पक्का एक यूनिक एबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी है, पर वो अपने सारे ट्रस्ट को एक अनस्टेबल स्किल के ऊपर डाल रही है। ये कौन सी कॉन्स्टलेशन है और इसके पास ऐसे गट्स कैसे हैं? यूनसिंग बोलता है और जो प्रूफ है कि मेरी कॉन्स्टलेशन बड़ी ज्यादा इनक्रेडिबल है, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा, कि उसने सब कुछ कैलकुलेट किया है। इतनी ज्यादा कि वो ठीक है क्योंकि मैं उसकी डोमेन से भी मतलब बात ट्रेन कर रहा हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि यूनसिंग चोई ने प्राउडली एक्सप्लेन कर लिया कि वो किस किस सिचुएशन से गया है, कि उसने हजारों सालों तक क्या किया और वो मैजिक स्टॉर्म में फंस गया था और कितने ज्यादा टाइम से वो ट्रेन कर रहा है। वो मॉन्स्टर बोलता है पर ये तो मतलब सेंस ही नहीं बना रहा है, ये तो और ज्यादा कम सेंस बना रहा है। यूनसिंग बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो मॉन्स्टर बोलता है कि जो मैजिक स्टॉर्म होता है अबिस में, वो ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर कोई कंट्रोल कर सकता है। एक कॉन्स्टलेशन भी उसे हैंडल नहीं कर सकता। वो बड़े ज्यादा वायलेंट होते हैं, डेंजरस होते हैं, एक डिजास्टर की तरह। यूनसिंग बोलते हैं पर मैं श्योर हूँ कि कॉन्स्टलेशन उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। वो मॉन्स्टर बोलता है अगर कॉन्स्टलेशन उसे कंट्रोल कर सकते तो वो कॉन्स्टलेशन एबिस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था और कॉन्कर कर सकता था। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा जो कॉन्स्टलेशन है उसने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया है और तुम गलती से उस मैजिक स्टॉर्म में नहीं फंस गए थे और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गए? यूनसिंग डर गया होता है। वो मॉन्स्टर बोलता है ह्यूमन इतना ज्यादा लेट नहीं है। फिर यूनसिंग बोलता है अपना मुंह बंद करो। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। फिर हमें बताया जाता है कि यूनसिंग चोई को जरा भी ऐसा नहीं लग रहा कि वेरिगोस वेल झूठ बोल रहा है। उसने भी किसी पॉइंट पे फेल्ट किया था काफी टाइम, मतलब जब वो ऐसे अपनी जर्नी में था तो उसने गैस किया था कि कुछ गलत है, पर उसने कभी भी डाउट नहीं किया क्योंकि उसके पास बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा था। यूनसंग बाहर आ जाता है। वो सोच रहा था कि मैं कैसे इतना ज्यादा स्टूपिड हो सकता हूँ, मैंने क्यों नहीं डाउट किया जरा भी, मेरे तो सर में दर्द हो रही है। पहले यूनसंग रोने वाला होता है। यूनसंग सोच रहा था कि मेरे को अपने आंसू रोकने पड़ेंगे। एक छोटा सा आंसू भी मसल और एनर्जी लॉस का कारण बनता है। वेल सच्ची ऐसा होता है। वो मोस्टर बोलता है कि इंसान तुम इतनी जल्दी कहाँ पे जा रहे हो? यूनसंग बोलते वेल एक बहुत बड़ा चेंज आया मेरे प्लान्स में। हाँ मुझे पता लग गया कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं, तो मुझे जल्दी से अर्थ में वापस जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बड़े ज्यादा 1000 ऑफ साल वेस्ट कर दिए हैं। वो इंसान, वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये बड़ा ज्यादा शेम है इंसान, मेरे को लगता है कि तुम डोमेन ऑफ डोमिनेटर को लीव कर सकते हो। वो अपने ओरा को रिलीज करता है और अपने विंग्स को भी अनलॉक कर लेता है। यूनसिंग को मैसेज आता है कि जो रिसीवर है एक्सो ब्लड का, ग्लोरियस वेरिगोस, उसने अपनी ट्रू फॉर्म को रिवील कर दिया है। उसने डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर की ब्लेसिंग को रिसीव किया है। वो मॉन्स्टर उड़ता है और बोलता है बड़ा शेम है कि मुझे तुम जैसे एक जेम को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वो यूनसियों की तरफ अटैक करता है। वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मास्टर वो बड़ा जनरस है, वो तुम्हें यहाँ पे ऐसे मरने नहीं देगा। वो तुम्हारे सोल को रिस्टेन कर लेगा और तुम्हें रिवाइव कर देगा। यूनसियों डॉज कर रहा होता है सारे अटैक्स को। यूनसियों उसे पंच मारता है और बोलता है इस बेकार सी बातों को मत बोलो, ठीक है? मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता हूँ तुम डीमंस के साथ हमेशा के लिए। तो वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम किस तरह की यूनिक वॉकिंग टेक्निक को यूज कर रहे हो, मैं किसी भी तरह के मैजिक को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, पर तुम एक टेलीपोर्टेशन मैजिक की तरह मूव कर रहे हो वेल फास्टर तरीके से। यूनसियों बोलते हैं कि ये डिवाइन स्लेशियल टेक्निक है जहाँ पे मैं इंटरनल स्ट्रेंथ को यूज करके चलता हूँ, जिसे स्लेशियल फुटबॉल बोला जाता है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है अपने हाथों में और बोलता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हैरानी की बात नहीं कि मास्टर तुम्हें लाइक करते हैं, पर अब कोई और टाइम नहीं तुम्हारे पास तुमको प्रिपेयर करने के लिए, पर अब और टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए, खुद को प्रिपेयर करो और ग्रीट करो मेरे मास्टर को। फिर मैसेज सुनाई देता है कि वेरिगोस ने ब्लड बैपिटेविज्म को यूज किया है। ब्लड की रेन हो रही होती है, जो ब्लड के क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ब्लड यूनसियों के ऊपर भी पड़ता है। यूनसियों सोच रहा था ब्लड नहीं, ये तो चंक है माना का, ये इस तरह के मैजिक को यूज कर सकते हैं तो बड़ा इनक्रेडिबल है। वो जो ब्लड नीचे गिर रहा होता है वेल एक ब्लडी फॉग में कन्वर्ट हो रहा होता है। यूनसियों सोच रहा होता है कि मैं तो लास्ट तक नहीं बच पाऊंगा अपनी इनवर्नेबल बॉडी के साथ भी। वो मॉन्स्टर बोलता है कि इंसान चल जल्दी से फिनिश करते हैं इसे और ऊपर जाते हैं। वो ब्लड नीचे गिर रहा होता है, ऐसे मतलब ब्लड फॉग क्रिएट हो रही होती है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर तुम्हारा इंतजार कर रहा है।